माइनिंग सेक्टर में ऑक्शन के बाद राज्यों को क्या लाभ हुआ, मंत्री जी इसके बारे में बताएं। माननीय मंत्री जी, आपने वादा किया, कमिटमेंट किया, क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, ये क्यों कर रहे हैं सर? आज नरेंद्र मोदी जी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद माइनिंग सेक्टर में, कोल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रयास किया है। पूरे जितने भी माइनिंग से एक्टिविटी होते हैं उस एक्शन के द्वारा ब्लॉक सम और प्राइवेट सेक्टर का हो, पीएसयूज का भी हो, स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयूज उनको देते हैं। आज तक इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट्स को मैं बताना चाहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट्स को नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद लगभग 6 लाख करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू मिला है। और रॉयल्टी भी हो, एक्शन प्रीमियम भी हो, डीएमएफ भी हो। आज माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को लाभ मिलता है। सभी मान्य सदस्यों को प्रश्न बोलने का मौका दिया, माननीय मंत्री ने जवाब दे दिया। सभी एजेंसियों से उन स्टेट्स में कुछ माइंस का एक्शन नहीं आ रहा है, उसमें भी आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर आज हमारा जो मूलभूत क्वेश्चन है, ये इसके लिए भी हम आने वाले दिन में और पीएमयू के साथ और क्लोजली स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने वाला है। कोल सेक्टर में और हम रिफॉर्म्स लाएंगे और माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाएंगे। जो एक्शन किया गया उसको पीएमयू के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को लाभ देने के लिए रेवेन्यू नहीं, ऑपरेशनलाइजेशन होना चाहिए, पूरा क्लियरेंसेस लेना चाहिए। सभी क्लियरेंसेस लेने के लिए हमारा पीएमयू जो गठित किया गया वो अच्छी काम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को, और प्राइवेट सेक्टर में जो माइंस लिया है उनको भी लाभ मिलेगा। वैसा ही जो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर का माइंस जो भी लिया है उनको आने वाले दिन में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियरेंस लाने में भी पीएमयू प्रयास करेंगे। मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जो ये कमर्शियल एक्टिविटी के बाद एक 131 कोल ब्लॉक में इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना रोजगार मिला हुआ है? अध्यक्ष जी, आज भारत में लगभग इस माइनिंग सेक्टर में 4 लाख से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। उनके लगातार इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, लोकल वालों को देने के लिए सरकार के द्वारा लगातार हम प्रयास कर रही है। वो प्राइवेट सेक्टर का माइंस हो, स्टेट गवर्नमेंट से माइंस हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएमसी माइंस हो, 4 लाख से ज्यादा इस सेक्टर में आज कोल सेक्टर में लोग रोजगार मिल रही है। श्री विप्लव कुमार देव जी, नो। श्री कृपानाथ मल्ला। सर, मेरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज क्रिटिकल मिनरल सिर्फ भारत के नहीं है, सारी दुनिया का एक बड़ा डिमांड है। क्रिटिकल मिनरल आज ग्रीन एनर्जी के साथ जाते हैं, और इसके लिए जो जैसे दुनिया के क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के और बढ़ रही है, लिथियम हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, ग्राफाइट हो, अरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो, हम इसके दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रही है। हमें अभी क्रिटिकल मिनरल मिशन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आजाद के बाद पहली बार मिनरल के दृष्टिकोण से क्रिटिकल मिनरल का मिशन घोषित किया है। इसके द्वारा लगभग 32,000 करोड़ हम इस क्रिटिकल मिनरल को पाने के लिए भारत सरकार खर्च करने वाले हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दृष्टिकोण से 195 क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किया है। 2025-26 में 227 नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा भी इस क्रिटिकल मिनरल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, भारत सरकार के द्वारा आज विदेश में जाकर क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करना
माइनिंग करने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार पहली बार काम कर रही है, क्योंकि आज क्रिटिकल मिनरल सब भी हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। आज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, आज सेलफोन्स का हो, अलग अलग सेक्टर में क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी है। इसके लिए पहली बार भारत सरकार इस मिशन के द्वारा देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम प्रयास कर रही है। नाउ श्री कृष्णा। Thank you, sir. Andhra Pradesh has a lot of mineral deposits, sir. 93% of the barytes is explored from Andhra Pradesh, and 90% of the limestone is explored from Andhra Pradesh, sir. And as you mentioned just now, critical minerals is also been explored in Andhra Pradesh, sir. But unfortunately, even 10 years after the bifurcation of the state, still we don't have the Geological Survey of India state unit in Andhra Pradesh, sir. So this GSI will help in better data collection, will help in better center-state coordination, will help in mineral assessment, will help in mineral exploration, sir. So my question through you is, sir, is central government looking at establishing Geological Survey of India permanent regional office in Andhra Pradesh? If so, by when? आदरणीय अध्यक्ष जी, क्रिटिकल मिनरल का आज भारत में नहीं था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी सरकार क्रिटिकल मिनरल को 24 क्रिटिकल मिनरल के नाते घोषणा किया है, पहली बार। और दूसरा विषय है जो इंपोर्ट करते थे, क्योंकि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स 100% विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका डिपेंडेंट को दृष्टिकोण देखते हुए जो इंपोर्ट करते हैं पूरा 100% ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया है नरेंद्र मोदी जी सरकार बजट में। आज 24 क्रिटिकल मिनरल पे कोई ड्यूटी नहीं है। अभी हम इस क्रिटिकल मिनरल के दृष्टिकोण से नया नया कदम उठा रहे हैं। जैसे आदरणीय संसद जी पूछे हैं, जो जीएसआई का अभी को बहुत खुशी की बात है, जीएसआई इस साल 175 इयर्स का सेलिब्रेशंस कर रही है। दुनिया में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे बड़े संस्था है, भारत का लगभग 10,000 लोग कर्मचारी इंजीनियर साइंटिस्ट जीएसआई में काम करते हैं। इस साल 175 इयर्स का सेलिब्रेशन मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में हम कर रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से जो आंध्र प्रदेश का ऑफिस का बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपसे बातचीत करके, स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके अभी हम कैंप ऑफिस जरूर विजयवाड़ा में शुरू करेंगे। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। जिन लोगों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना आई है वो श्री राजेश रंजन, श्री मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, सौगत राय जी। सौगत राय जी रोज लगाते हैं और मनीष तिवारी जी भी डेली एक विषय पर लगाते हैं। राजकुमार रोहत, सप्तगिरी उल्का जी, कोडी कोनल सुरेश, मणिकम टेगोर, शफी परिमल, विजय कुमार, धर्मेंद्र यादव, नीरज मौर्य, केसी वेणुगोपाल और बेनी बेनन। माननीय सदस्यगण, आज सभा पटल पर एक मिनट बैठिए। आज सभा पटल पर पेपर रखे जाने के पश्चात जिन सदस्यों का आज शून्यकाल की लिस्ट में नाम आया है उनको मौका दिया जाएगा और तेल क्षेत्र विधेयक की समाप्ति के पश्चात जो माननीय सदस्य अनुमानित 4 बजे के बाद शून्यकाल पर अपना विषय रखना चाहते हैं वो 3 बजे तक सारा विषय लिखकर टेबल ऑफिस में दे दें। मैं उचित समझूंगा तो 3 बजे बाद सभी माननीय सदस्यों को शून्यकाल पे अवसर दिया जाएगा। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 नाम पढ़ दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
Item number 3. Shri Jitin Prasad ji. Chairman sir, with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Item number 4, Dr. Pemasani Chandrasekhar ji. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 5, माननीय श्री BL वर्मा जी. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 6, माननीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी. सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची मेरे नाम के सामने कर्म संख्या 6 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 7, माननीय श्री जॉर्ज कुरियन जी. Speaker, sir. With your permission, I rise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 7 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 8, माननीय श्री बिलबाव कुमार दुबे जी, देव जी. Mike. Sir, I rise to lay on the table the minutes Hindi and English version of the first sitting of the Committee on Absence of Member from the sitting of the House as listed against my name at serial number 8 in today's order paper. Thank you. Item number 9, Shri Charanjit Singh Channi ji. Sir, I rise to present a copy each of 7th, 8th and 9th reports, English and Hindi version, of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2024-25 as listed against my name at serial number 9 in today's list of business. Thank you. Item number 10, माननीय श्री श्रीरंग अप्पा बारने. महोदय, मैं आज की पुनर्स्थित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 3 प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूँ. आइटम नंबर 11, माननीय श्रीमती कनिमोली जी. कनिमोली जी. Supriya. Thank you, sir. I present the 7th and 8th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 10, माननीय श्री मागुंटा श्रीनिवासल रेड्डी जी. Thank you very much, Chairman sir. I rise to present the 3rd report on demands for grants 2025-26 of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Hindi and English versions of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs listed against my name in today's list of business, sir. Thank you. Item number 13, माननीय श्री सप्तगिरी शंकर उलाका. Yes, sir. Sir, I rise to present the 5th, 6th and 7th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. Item number 14, माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी. Thank you, sir. I rise to present the 4th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. Item number 15, Dr. Rajesh Mishra ji. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से
मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी अस्थायी समिति की 163वीं, 164वीं और 165वीं रिपोर्टों की एक एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखने के लिए खड़ा हूं, जो आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 15 पर सूचीबद्ध है। ये हो गया। आइटम नंबर 16, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, the 17th of March 2025 will consist of: number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2024 as passed by Rajya Sabha. Consideration and passing of the carriage of the goods by Sea Bill 2024 and consideration and passing of the Tribhuvan Sehkari University Bill 2025. Second, discussion and voting on demand for grants for the year 2025-26 of the Ministry of Railway. Third, the discussion and voting on demand for grants for the year 2025-26 of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Fourth, discussion and voting on demand for grants for the year 2025 of the Ministry of Jal Shakti. Fifth, bulleting of outstanding demand for grants in respect of Union Budget for the year 2025-26. Sixth, consideration and passing of the Finance Bill 2025. Thank you. आइटम नंबर 17, माननीय श्री पीपी चौधरी जी। Sir, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint one member of Rajya Sabha to the Joint Committee on Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 in the vacancy caused by the resignation of Sri Vijay Sai Reddy from Rajya Sabha and communicate to this House the name of the members who appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. प्रश्न ये है कि श्री पीपी चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अभी हम शून्यकाल शुरू करेंगे। सीरियल नंबर 1, माननीय श्री संजय उत्तमराव देशमुख। अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ हे विदर्भातील एक महत्त्वाचे शहर असून हे जिल्ह्याचे मुख्य व्यापाराचे ठिकाण आहे। येथे दररोज हजारो वाहने ये जा करतात। वाहतूक यवतमाळ येथील संविधान चौक ते आसपासच्या परिसरात मागच्या वर्षी 100 पेक्षा जास्त अपघाताची नोंद झाली। त्यामध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला। आतापर्यंत अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत। हे सर्व अपघात रस्त्याची अपुरी व्यवस्था, अपुरी क्षमता, नियोजनाचा अभाव, वाहतूक कोंडी या समस्यामुळे वाढले आहेत। म्हणूनच यवतमाळ शहरातील मुख्य रस्त्यावरील संविधान चौक या भागात वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आणि अपघाताची संख्या कमी करण्यासाठी येथे नव्या ब्रिजची खूप गरज आहे। म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत माननीय श्री गडकरी साहेबांना विनंती करतो की यवतमाळ शहरात चिंतामणी पेट्रोल पंप पासून ते पांढरकवडा रोडवरील स्मशानभूमीपर्यंत एक फ्लायओव्हरची ब्रिज करावा अशी विनंती करतो। अध्यक्ष महोदय, वाशिम शहरातून जाणारा NH 161 हा महामार्ग असून या मार्गाचे 2 लेनचे काम सध्या सुरू आहे। परंतु मंत्री महोदय यांनी मार्ग 4 लेनचा सिमेंट कॉन्क्रीट करू असे आश्वासन दिले होते, पण सध्या या मार्गाच्या 2 लेनचेच काम सुरू असून आपल्या मार्फत सरकारकडे विनंती करतो
की वाशिम शहरातून जाणारा हा रस्ता 4 लेनचा करण्यात यावा व तेथील जनतेची प्रचंड मागणी पूर्ण करावी. अध्यक्ष महोदय, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षाच्या वर झाले, परंतु पिंपळगाव ते दारगाव तालुका कारंजा जिल्हा वाशिम येथील ग्रामीण रस्ता अनेक वर्षापासून वन विभागाच्या आडेल तट्टू धोरणामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. अनेक विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी 15 किलोमीटर पायी जावं लागते. रस्ताच नसल्यामुळे कोणतेही वाहने त्या ठिकाणी त्या ग्रामीण भागामध्ये पोहोचू शकत नाही व तेथील जनतेची विद्यार्थ्यांनी घेऊन मोर्चा काढला, आंदोलन केलं, त्या ठिकाणी सभा घेतल्या, परंतु त्या ठिकाणी अजूनही रस्त्याची दुरुस्ती किंवा रस्ता करण्यात आलेला नाही. दिग्रस शहरासाठी दिग्रस ते पुसद बायपास कामाबाबत रस्त्याच्या जमिनीचे अधिग्रहण झालेले आहे, परंतु त्या ठिकाणी या बजेटमध्ये तरतूद न झाल्यामुळे दिग्रस ते पुसद बायपास सुद्धा तसाच अडकून पडलेला आहे. मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की या रस्त्याच्या कामाच्या बाबतीत आर्थिक तरतूद करण्यात यावी ही विनंती. थँक्यू. माननीय डॉक्टर नामदेव कृष्ण जी. Thank you, sir, for giving me this an opportunity. Sir, paddy purchasing in MSP. So this guaranteed rate, at guaranteed rate, the centers, those who are purchasing the paddy and storing in their godowns, वो तो क्या होता है कि 6-6 महीना और उसके ऊपर भी वो राइस मिलिंग के लिए वो धान उठाया नहीं जाता, इसलिए वो स्टोरेज ज़्यादा दिन रहने से उसमें लॉसेस आते हैं, उसमें घट होती है. तो घट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 किलो की मिलती थी 1 क्विंटल के लिए, अभी वो आधा किलो कर दिया है. इसलिए अभी वो जो सेंटर है परचेसिंग सेंटर, ये लोग, ये सोसाइटीज, ये लोग अभी किसानों से 1 से 2 किलो तक प्रति क्विंटल ये फ्री में धान लेते हैं घट के नाम पर. तो किसान बड़े मुश्किल से धान उगाता है, उसे जो बिजली मिलनी चाहिए 24 घंटा मिलती नहीं. ये बिजली उसको मिलती है 8 या 12 घंटा, वो भी रात को मिलती है. हमारे संसदीय क्षेत्र में गरचुरली चिमूर में शेरों का और जंगली हाथियों का वहाँ बहुत प्रकोप है और आए दिन किसी न किसी की जान वो लेते रहते हैं. इसलिए रात को किसान खेत में जाने से डरते हैं, तो दिन में बिजली मिलती नहीं, बड़े मुश्किल से पकाते हैं और वो भी जब सेंटर पे लेके जाते हैं बेचने के लिए तो उनसे 1 या 2 किलो फ्री में ले लिया जाता है धान प्रति क्विंटल घट के नाम पर. तो केंद्र सरकार ये घट जो 1 किलो थी वो आधा किलो कर दिया है. इसमें बढ़ोतरी कर से कम 4 किलो प्रति क्विंटल देनी चाहिए. और जो लोडिंग अपलोडिंग की हमाली होती है ये हर एक स्टेट में अलग अलग है. अभी मध्य प्रदेश में 16 रुपया है, पंजाब में 17 रुपया है, आसाम में 24 रुपया है और महाराष्ट्र में सिर्फ 10 रुपया 75 पैसा इतना ही प्रति क्विंटल इतनी ही हमाली दी जाती है. तो ये एक रेट एक जैसे हो, जिस तरह आसाम में 24 रुपया दिया जाता है प्रति क्विंटल, उसी तरह महाराष्ट्र में भी प्रति क्विंटल 24 रुपया देना चाहिए. किसानों को पूरे 24 घंटा बिजली मिलनी चाहिए और जो भी सोलार का कंपल्सन उनको है, धान के लिए सोलार नहीं चलता तो उन्हें ये जो कनेक्शन उनको इलेक्ट्रिसिटी देना चाहिए. धन्यवाद. डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी. धन्यवाद सभापति महोदय. मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 494 दिनांक 5/2/2020 को दिए गए जवाब के अनुसार गोपालगंज जिले में पूर्णतः या आंशिक रूप से पड़ने वाली हथुआ भटनी रेल लाइन परियोजना जो 79.64 किलोमीटर चालू है, परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 770.08 करोड़ रुपए है. मार्च 2019 तक 277.13 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. शेष 48.64 किलोमीटर पर कार्य भूमि जो बिहार के गोपालगंज जिले में 36 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 12.64 किलोमीटर पड़ता है, उपलब्ध न होने के कारण रोक दिया गया है.
महोदय, बिहार राज्य में पंचदेवरी भोरे जो 36 किलोमीटर खंड में है 333 एकड़ और उत्तर प्रदेश के देवरिया में 101.13 एकड़ भूमि के लिए अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ऐसा जवाब दिया गया था। लेकिन महोदय, रूल 377 2024 W1/NER 377/05 के उत्तर में फिर यह बताया गया कि भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण परियोजना के शेष खंड पंचदेवरी भटनी जो 49 किलोमीटर है को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पंचदेवरी रेल लाइन को यथाशीघ्र शुरू किया जाए और आर्थिक स्वीकृति देकर जमीन अधिग्रहण करने की काम शुरू की जाए। ये मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री डीएम खातिर आनंद। Vanakkam, Chairman Sir. The Delimitation Act 2002 had freed the total number of constituencies in both Parliament and the state assemblies and to maintain the status quo till 2026. This was done mainly as the states which had implemented family planning widely like Tamil Nadu, Kerala, Punjab would stand to lose many parliamentary seats, and states have not implemented family planning programs like Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan would gain more seats, sir. I rise to bring to the attention of this House a matter of grave concern that threatens the federal spirit of a democracy. The impending delimitation exercise, which disproportionately penalizes progressive states like Tamil Nadu, which rewarding those who have failed to control their population in the last 3 decades. The union government's approach to the delimitation is not clear and disregards the sustained efforts of Tamil Nadu in population control, economic growth and equitable development. Based on the current population, the reorganization of Lok Sabha constituencies, there is a possibility of a loss of seats in Tamil Nadu. The union government has no clarity or any assurance regarding this issue so far. Sir, the Tamil Nadu under Dravidian model rule has been the most successful state in implementing effective family planning policies and ensuring socio-economic process. Namiruvar, Namakiruvar till 1980s, in 1990s, and at present, Namiruvar, Namakku Oruvar as a result of his birth control approach. Tamil Nadu's population growth has been significantly controlled compared to the North Indian states, sir. Insisting population figures only for delimitation is totally unfair and injustice to Tamil Nadu. It is my humble request that in the delimitation process, the government should consider the performances of the states and vital indices like GSDP, per capita income, GER, doctors, hospitals and medical infrastructure, energy generation, road infrastructure, agricultural productivity, export earnings and overall achievements, and not the population statistics alone. One of the fundamental ideas of our constitution is the cooperative federal system of India. We, the people of Tamil Nadu, have been fighting for years to establish the rights of Tamil Nadu and protect the interests of the Tamil people. The recent all-party resolution passed by our Honorable Chief Minister urging the centre to the 1971 census for delimitation is a testament to the state's united opposition for this unfair move. The union government must respect the voice of the people and state that have worked diligently for the national progress rather than impose one-size-fits-all approach that undermines Tamil Nadu's rightful stand in the Indian Union. Sir, delimitation should not become a secret weapon to the weakened progressive states that have contributed immensely to the country's progress. The union government should ensure a fair and equitable representation of MPs and MLAs for all the states in Parliament and the state assemblies to श्री धर्मेंद्र यादव जी। डॉक्टर बच्चा शोभा। Yes, madam, your mic is on. Please speak. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी दिली
मी आज माझ्या संसदीय क्षेत्र धुळे येथील जल संकटाच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी उभी आहे. केंद्र शासनाने जलजीवन मिशन ने प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याचं वचन दिलं होतं. हर घर नल हर घर जल. पण दुर्दैवाने हे मिशन आज केवळ एक अपूर्ण स्वप्न बनले आहे. सरकार अभिमानाने दावा करते की संपूर्ण देशामध्ये 78% घरांना, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील 87% घरांना आणि माझ्या धुळे क्षेत्रातील 99% घरांना जलजोडणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. परंतु माझ्या क्षेत्रातील लाखो लोकांसाठी ही वास्तव स्थिती खूप दूर आहे. सत्य हे आहे की धुळे ग्रामीण आणि शिंदखेडा ग्रामीण भागांमध्ये केवळ 8 ते 12 दिवसातून एकदा किंवा दोनदा पाणी येतं आणि त्याचप्रमाणे बागलाण व मालेगाव भागात आठवड्यातून फक्त 2 वेळा पाणी पुरवठा केला जातो. त्याचप्रमाणे झोडगे येथे 15 दिवसातून 1 वेळा आणि आदिवासी भागामध्ये डांग, साल्हेर, मुल्हेर, वाठोडा, वागंबा भागात पाईपलाईन टाकल्या आहेत. परंतु पाण्याचा सोर्स नसल्यामुळे नळांना पाणी नाही. ही खूप गंभीर परिस्थिती आहे. पाईपलाईन आहे तर टाकी नाही आणि टाकी आहे तर पाण्याचा सोर्स नाही. त्याच्यामुळे थेंबर देखील पाणी त्या ठिकाणी येत नाही. मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं की तुटलेल्या पाईपलाईन, अपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि कोरडे नळ हे अकार्यक्षम व्यवस्थेचे जिवंत पुरावे आहेत. मला आपल्या संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत पाणी जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करते की जलसंकटाच्या निवारणासाठी जलजीवन मिशनच्या कामांचे संपूर्णपणे ऑडिट करून चौकशी करावी व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सुधारित कामांसाठी बजेट तरतूद करण्यात यावी. आणि जे काही अपूर्ण कामं राहिलेले आहेत अध्यक्ष महोदय, साधारणतः 50% अपूर्ण कामं ज्या जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून राहिलेले आहे ते पूर्ण करण्यात यावं आणि या योजनेचा लाभ गरीब आदिवासी भागातील जे काही नागरिक आहेत त्यांना मिळवून देण्यात यावा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. श्री धर्मेंद्र यादव जी. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी. सभापति जी, आज आपके माध्यम से देश की सरकार के सामने और देश के साथ साथ कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज़्यादा मजबूर लोगों की आवाज़ उठाना चाहता हूँ जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं. सभापति जी, अभी पिछले दिनों केरल की आवाज़ उठी आशा बहुओं की, और इसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर हैं. अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी, तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख इनको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपए मिलते हैं और 600 रुपए पर केस मिलते हैं. रोजगार सेवक लगभग 40,000 केवल 8850 रुपए. शिक्षा मित्र 1,48,000 इनका मानदेय केवल 10,000. आंगनबाड़ी शाखाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख और इनको मानदेय मिलता है केवल 5,000 और 2700. इसी तरह से अनुदेशक लगभग 40,000, मानदेय केवल 8700. इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग 40,000, मानदेय केवल 5,000. इसी तरह से रसोईया 3,76,796 और मानदेय केवल 2,000. ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या. सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार जिसने लगातार वादे किए रोजगार देने के, लगातार भाषण चलते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था के, आखिर ये अर्थव्यवस्था, आखिर ये इतना जो देश के अंदर संपन्नता जो डंका बजा रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो बातें करते हैं डबल इंजन की, जो बातें करते हैं दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की. मैं पूछना चाहता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है. अगर इसी रेशियो में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है. और साथ ही साथ सभापति जी, आश्चर्य इस बात का है, इसमें कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में जो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए दलित भाइयों को, जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए पिछड़ों को, कहीं उसका कोई प्रावधान नहीं है. दिन नित नए षड्यंत्र, कैसे रिजर्वेशन को खत्म करें. रिजर्वेशन अगर सीधे खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से खत्म कर दें. आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है सभापति जी कि मनचाही एजेंसियां हायर हो रही हैं. वो एजेंसियां अगर 10,000 रुपए सरकार पेमेंट करती है तो 3,000 से ज्यादा पेमेंट कर्मचारियों तक नहीं जाता है. सभापति 1 मिनट लेंगे बस,
बहुत महत्वपूर्ण है सभापति जी। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है, इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण हो, इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो सुविधाएं हैं उनके कल्याण की, परिवार की, ईपीएफ से लेके तमाम सुविधाएं, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सभापति जी, इस बात से आप सोचिए, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1500 से ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है। बैठे रक्षा मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। सभापति महोदय, मैं जिस दिन से इस पार्लियामेंट में आया हूं, मैं लगातार एक मुद्दे के बारे में इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते रहा हूं और सरकार को हमेशा जगाता रहा हूं। 1951 में जब हमारे यहां जनगणना हुई संथाल परगना, जहां से कि मैं सांसद हूं, और ये डिलिमिटेशन का विषय जो डीएमके के मित्र हमेशा लगातार उठाते हैं, उनके लिए ज्यादा सोचने वाली बात है कि 1951 में हमारे यहां आदिवासियों की संख्या 45% थी। मानिकम टैगोर जी, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली सोचिए जरा। और जब 2011 की जनगणना हुई संथाल परगना में, आदिवासियों की जनसंख्या केवल और केवल 28% है। मुसलमान की जनसंख्या जो 9% थी 1951 में, आज 2011 की जनगणना के बाद वो 24% है। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, पूरे देश भर में मुसलमानों की संख्या 4% बढ़ी है, लेकिन हमारे संथाल परगना में वो जनसंख्या 15% बढ़ी है। और वो सभी के सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो बंगाल के रास्ते मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक से लेकर किशनगंज, अररिया, उसके बाद पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूरा का पूरा ये फैलाव हो गया है। हम बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, और मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, इस सदन के लिए आज डीएमके और तमिलनाडु पूरे अपोजिशन की बैठक कर रहा है और हमारे भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां। डिलिमिटेशन जो है कैसे होगा, डिलिमिटेशन किस प्रकार से करना है, लेकिन कभी भी इस पार्लियामेंट में इसकी चर्चा नहीं हुई कि 2008 का डिलिमिटेशन हमारे झारखंड में नहीं हुआ है। इस देश में झारखंड नहीं है, हमारा ही राज्य एक ऐसा है जिसमें कि 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि यदि डिलिमिटेशन हो जाता तो आदिवासियों की 1 लोकसभा की सीट और आदिवासियों की 3 विधानसभा की सीट कम हो जाती। यही कुलदीप सिंह के रिपोर्ट है डिलिमिटेशन कमीशन का। आपने जो है 2008 में और 1971 का जिस डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हो, मैं एक्ट लेकर आया हूं। कांग्रेस ने कहा कि पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा। 1973 में जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में भी 1 सीट नहीं बढ़ा है। पॉपुलेशन की बात मत करिएगा। और तमिलनाडु में भी नहीं बढ़ा है। बढ़ा कहां? जो कांग्रेस शासित राज्य थे, चाहे मध्य प्रदेश था, चाहे महाराष्ट्र था, चाहे राजस्थान था। आज जो हम इस सिचुएशन में आए हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों का सीट घटेगा, आप कर लो डिलिमिटेशन, बीजेपी कर ले डिलिमिटेशन। 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। आज हमारी आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर जामताड़ा और संथाल परगना हमारा है। इसलिए आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि जब डिलिमिटेशन करेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर ही डिलिमिटेशन करिए। आर्टिकल 342 से लेकर 345 तक आदिवासियों की सुरक्षा के लिए शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7 के डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उसके अधिकार के आधार पर आदिवासियों की लड़कियों की शादी किसी आधार पर मुस्लिम में नहीं हो, उनकी संस्कृति नहीं बदले। और 355 के आधार पर यदि राष्ट्रपति शासन आप लागू कर सकते हो या इस पूरे एरिया को हटाकर यदि एक प्रदेश बना सकते हो तो आप उसको बनाइए। आपने मुझे वक्त दिया। जय हिंद, जय भारत। श्री रुद्र नारायण पानी जी। नेक्स्ट श्री रुद्र नारायण पानी जी। में नवनिर्मित बुढ़ापंक पर्जंग कामाख्या नगर
सुकिंदा रोड रेल लाइन पर सवारी गाड़ी चलाए जाने हेतु मांग करते हुए यह मामला मैं उठा रहा हूं। लगभग 2 साल हो गया इस लाइन में मालगाड़ी चल रहा है। महोदय, 1997 में जब रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, इस लाइन का शुभ शिलान्यास किया गया था। लोगों ने लगभग 25 साल पहले बहुत ही कम मूल्य में जमीन दे दिए थे। स्वाभाविक रूप से उस समय उनके मन में यह सपना था कि कभी उनके गांव के रास्ते सवारी गाड़ी चलेगी, लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलेगी। लेकिन 2 साल हो गया, यह सपना पूरा हो नहीं पाया है। यद्यपि मालगाड़ी चल रहा है, अब तक कोई सवारी गाड़ी नहीं चलाई जा रही है। मैंने इस आशय में संसद में मांग किया था, तब बताया गया था कि यह लाइन फ्रेट कॉरिडोर नॉर्म में बनाया गया है। मगर लोक कल्याणकारी राष्ट्र में किसी भी नॉर्म में पटरी बनाए क्यों न जाए, उसमें सवारी गाड़ी चलाए जाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मेरा सरकार से, माननीय रेल मंत्री जी जो हमारे उड़ीसा से आते हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि अविलंब अनुगुल से बूढ़ापंख, परजंग, कामाख्या नगर, भुवन, सुकिंदा रोड होके जाजपुर रोड तक सवारी गाड़ी चलाई जाए। आगे हावड़ा तक भी एक्सप्रेस ट्रेन एवं सुकिंदा से साउथ में जाके पूरी तक की भी सवारी गाड़ी चलाई जाए, ऐसा मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद। माननीय श्री वीरेंद्र सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर दिया। भारत सरकार तकनीकी और कौशल विकास के क्षेत्र में कई कार्यक्रम रोजगार पूरक चलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे लोकसभा क्षेत्र चंदौली में महेंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो सबसे पुराना कॉलेज है, उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है और वहां पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुके हैं। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकृत किया था मेडिकल कॉलेज, बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज, आज तक वहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, न डॉक्टर अच्छे हैं, न जांच हो पाती है। इसलिए वहां हमारे क्षेत्र के लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनाए गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि 5 वर्ष से अधिक समय हो गए और वहां पर अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं हुआ, जिसके कारण एकल आदेश से माननीय कुलपति ने सारे आदेश लिए हैं, नियुक्ति से लेकर डेवलपमेंट से लेकर के यहां तक कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कई बार गए, उन्होंने एम्स का दर्जा देने के लिए बात कही, लेकिन न तो कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा हो पाई, न देखिए अध्यक्ष जी आप विसंगति मत करिए। उधर आप जो है कि आप टाइम देते हैं हमको 2 मिनट भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप हमको पूरा मैं अपनी मांग तो कर लूं। खत्म मांग कर लीजिए। आप मांग तो कर लो। 1 सेकंड मैडम, मांग कर लीजिए। मांग खत्म कर लो। आपका माइक ऑन है, मांग खत्म कर लीजिए। मैं आपसे मांग करता हूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एकल आदेश के आधार पर जो भी अनियमितताएं हुई है उसकी संसदीय समिति से जांच कराई जाए और बाबा कीनाराम में व्यवस्था जो है मेडिकल कॉलेज में किया जाए, तथा महेंद्र पॉलिटेक्निक जो हमारे बहुत ही पुराना प्रेस्टिजियस चंदौली का कॉलेज है, वहां उसको रिहेबिलिटेट किया जाए अमृत योजना के तहत। मैं यही अपनी मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। एडवोकेट प्रिया सरोज जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपका ध्यान उत्तर रेलवे के मणियाहू रेलवे स्टेशन, जिला जौनपुर
उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे फाटक 9 SPL की ओर दिलाना चाहती हूँ। यह फाटक मणियाहू मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इस फाटक से बनारस, मछली शहर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर और जलालपुर आने जाने वाले लोग और वाहनों को गुजरना पड़ता है। यहाँ अक्सर भारी जाम लगता है, जिससे आम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। एम्बुलेंस, मरीजों, स्कूली बच्चों और पैदल चलने वाले लोग को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चारों ओर से सड़क मिलती है, जिससे जाम की समस्या और बढ़ जाती है। अंत में मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आम जनता की सुविधा के लिए इस रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने की कृपा करें, जिससे यातायात सुगम हो और लोग राहत महसूस करें। धन्यवाद सभापति जी। माननीय श्री तमिल सेल्वन तंगा जी। வணக்கம் சேர்மன் சார். தேனி பாராளுமன்றத்திலிருந்து வெற்றி பெற்று இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். எங்க தேனி பார்லிமெண்ட் தொகுதியினுடைய முக்கியமான கோரிக்கை திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் வேணும். இன்னைக்கு நடக்கிற நாடாளுமன்றத்தினுடைய எண்ணிக்கை 18வது நாடாளுமன்ற சபை. அங்க வெற்றி பெற்ற நபர்கள் அனைவரும் வைத்த கோரிக்கை திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் வேண்டும். அதோடு இல்லாமல் கேரளாவை சேர்ந்த நண்பர்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னவென்றால், ஆண்டொன்றுக்கு 1 கோடி பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு சென்று வருகிறார்கள். மாதம் ஒரு நாள் 5 லட்சம் பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு சென்று வருகிறார்கள். திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் கொடுத்தால் காஷ்மீரிலிருந்து வருகிறவர்கள் தொடர்ச்சியாக சபரிமலைக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. போக்குவரத்து நெரிசல் தடுக்கப்படுகிறது, விபத்துகள் தடுக்கப்படுகிறது, நேரம் அத்தியாவசியமாக குறைக்கப்படுகிறது. அதை கருத்தில் கொண்டு 100 வருடங்களாக இந்த கோரிக்கையை ஒன்றிய அரசு கவனத்தில் எடுத்து மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்கள் இந்த திண்டுக்கல் சபரிமலை திட்டத்தை, புதிய ட்ரெயின் ரோடு திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு ஆவணம் செய்யுமாறு கேட்டு அமர்கிறேன். थैंक यू। माननीय श्री राहुल कासवान। महोदय, मेरा आपसे कहना है सर कि फरवरी 2025 की 28 तारीख को राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के ऊपर बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। किसानों की सर फसल बिल्कुल तबाह हो गई। बहुत ऐसी ओलावृष्टि सालों साल में देखने को नहीं मिली। मेरे क्षेत्र के अंदर सर राजगढ़ तहसील के अंदर तारानगर में, भानीपुरा में, नौहर में बहुत बुरा नुकसान किसानों को हुआ। सरकार क्या मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि सर स्पेशल गिरदावरी तो शुरू हो चुकी है, पर स्पेशल गिरदावरी के केस के अंदर सर बड़ी प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाइडलाइंस के अंदर 2 हेक्टेयर की कैपिंग लगा रखी है कि 2 हेक्टेयर से ऊपर हम नुकसान का भरपाई नहीं करेंगे। मैं आपके मार्फत से सर ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस 2 हेक्टेयर की कैपिंग को हटाया जाए। राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सर, हमारा पर कैपिटा जो होल्डिंग है वो मोर देन 6 to 7 हेक्टेयर्स की आती है। तो मेरा आपके मार्फत से सर ये निवेदन कहेगा कि एसडीआरएफ की गाइडलाइंस को 2 हेक्टेयर से हटाकर कंप्लीट किसानों को मुआवजा दिया जाए। ए सर बी, हम मिनिमम जो नुकसान देते हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में वो 17,000 रुपीज पर हेक्टेयर देते हैं। सर एक किसान के फसल 1-1 लाख रुपए की होती है सर हेक्टेयर के अंदर, और हमारा सर राजस्थान का क्षेत्र हम मौसम आधारित वर्षा के भरोसे ही खेती करते हैं। तो मेरे आपसे निवेदन रहेगा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाइडलाइंस में 2 चेंजेस किए जाएं। एक, कैपिंग को बढ़ाया जाए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, और जो 17,000 का नुकसान दे रहे हो उस नुकसान को बढ़ाकर जो किसान का एक्चुअल नुकसान हुआ है वो नुकसान दिया जाए। सर साथ ही साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस ये कहती थी कि किसान की अगर फसल कटी हुई है या खड़ी हुई है तब भी नुकसान होगा तो भी किसान को मुआवजा व्यक्तिगत रूप में किसान को क्लेम मिलेगा। पर 2023 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं की गाइडलाइंस में चेंज कर दिया गया। अब सर खड़ी हुई फसल को हम उसके इंडिविजुअल लॉस में काउंट नहीं करते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा पीएमएफबीआई की गाइडलाइंस को दोबारा से रिवाइज किया जाए, और किसान की फसल खड़ी भी है और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है तो उसका भी उसको मुआवजा दिया जाए, क्लेम दिया जाए, ताकि किसानों को उसका फायदा मिल सके। माननीय श्री बिभू प्रसाद तराई जी। Sir, India is a tourism sector rich in heritage, culture and diversity.
The crucial sector is the key driver of economic growth towards achieving the agenda for Viksit Bharat 2047. Recognize the potential of tourism sector for employment-led development. The union budget has allocated 2,541 crore rupees to enhance infrastructure, skill development and travel facilitation, which is praiseworthy. It is true that sector created 7.6 crore jobs in financial year 2023. Foreign exchange earnings reached $28 billion and India attained a rank of 14th worldwide in tourism receipts. The breakthrough initiative of the government to include developing 50 top tourist destinations in partnership with states through a challenge mode, ensuring world-class facilities and connectivity will certainly elevate tourism infrastructure, improve ease of travel and strengthen connectivity to key sites. In this context, I want to highlight one place in my MP segment, Konark. Konark, once upon a time, it was one of the 7 wonders of the world. On the other hand, there are beautiful sea beaches like Chandrabhaga, Ostarang, and ASI Museum is here also. Here is one famous sun temple and a renowned UNESCO World Heritage Site. This sun temple is famous for its impressive and architectural design and intricate stone carvings. It is just 35 kilometers away from Puri, the famous place of the country for Jagannath Temple, one of the 4 dhams of the country. Recognize the deep cultural and spiritual significance of Puri and Konark, which is a good example of art and architecture. I would like to draw the attention of Honorable Union Minister of Tourism to consider inclusion of Puri and Konark within 50 top tourist destinations for the overall development of these sites, not only to attract tourists, but also provide employment and foreign exchange earnings for the country. माननीय डॉक्टर लता वांकड़े जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं इस सदन का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे छोटे शहरों और पिछड़े क्षेत्रों में उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा के सीमित अवसर। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की प्रगति उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। आज देश के युवा प्रतिभाशाली हैं, इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा, टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट एजुकेशन के अवसर केवल महानगरों तक ही सीमित है। IIT, IIM, NIT, NID और MIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की शाखाएं केवल बड़े शहरों तक ही सीमित रह गई हैं, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी इन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश भी ऐसा ही एक चुनौती का सामना कर रहा है। यहाँ के युवा शिक्षा के लिए महानगरों की ओर पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे केवल उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, बल्कि उनके अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देने की संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं। क्या यह उचित है कि देश के हर कोने में प्रतिभा होने के बावजूद केवल कुछ ही शहरों को इन संसाधनों का लाभ मिले? सरकार ने सबके लिए शिक्षा और समावेशी विकास का जो संकल्प लिया है, उसे साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों की शाखाएं छोटे और मझोले शहरों में भी स्थापित की जाए। यह केवल शिक्षा का विस्तार ही नहीं होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास,
नए रोजगार के अवसर और नवाचार को भी बढ़ावा देगा। यदि सागर जैसे शहरों में IIT, IIM या NIT जैसे संस्थान स्थापित किए जाते हैं तो यह न केवल स्थानीय विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगा बल्कि पूरे राज्य के शैक्षणिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदया, मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि छोटे शहरों में उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा के विस्तार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। IIT, IIM और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों की शाखाएं पिछड़े और मध्यम श्रेणी के शहरों में भी खोली जाएं। ऐसे क्षेत्रों में सरकारी और निजी भागीदारी के माध्यम से उच्च शिक्षा का आधार मजबूत किया जाए। प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी ही भूमि पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान किए जाएं। यदि ऐसा होता है तो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में समानता आएगी बल्कि देश का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा। हम अपने युवाओं को केवल महानगरों तक सीमित रखने के बजाय अपने शहरों में ही वैश्विक अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में इन संस्थानों में से किसी भी एक की स्थापना हेतु अवश्य कदम उठाए जाएं। इससे हमारे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और हमारा क्षेत्र भी राष्ट्रीय प्रगति में एक समग्र भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती D.K. अरुणा जी। Honorable Speaker, Madam, thank you. I would like to draw the attention of the House regarding the needs to set up new Kendriya Vidyalaya schools in my Mahbubnagar Parliament constituency, in Maktal Assembly, Kodangal Assembly, and also in Joglamba Gadwal district headquarters, which comes under erstwhile Mahbubnagar districts in Telangana state. As the House is well aware, Kendriya Vidyalaya schools in the country are catering to the best educational needs of the children with quality education in most areas, especially for those who hail from backward classes and for those who cannot afford high fees. There is plenty of vacant land available in these areas, Madam. Moreover, many central government employees are residing in these districts and these schools are essential to cater to their needs. Therefore, keeping in view of huge demand from the local people, I sincerely request the Honorable Minister of Education through the Chair to kindly intervene in the matter and do the needful by setting up Kendriya Vidyalaya schools in Maktal, Kodangal and Gadwal in my Mahbubnagar Parliament constituency and erstwhile Mahbubnagar districts in the state of Telangana. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद टेनेटी जी। Thank you, Speaker, ma'am, for giving me the opportunity to speak on an important matter of shell companies in India. Ma'am, in response to my unstart question number 183 in this August House, the Honorable Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs mentioned that there is no definition of a shell company. A shell company is defined by the US SEC as a registrant that has no or nominal operations and no assets or assets consisting solely of cash and cash equivalents. Ma'am, I fully believe that a definition along such lines is also essential in Indian company law. The introduction of such a definition is essential because there is evidence to show that shell companies can be used for financial crimes. According to a US government advisory, money laundering and financial crimes can be committed through shell companies because they are inexpensive to form and operate. In 2016, a leak of 11.5 million documents to newspapers revealed information about 214,000 shell companies administered by the law firm Mossack Fonseca in Panama. They were used by politicians, business persons, autocrats, and terrorists for the purpose of tax evasion, laundering, and other illegal activities. Madam Speaker, by definition and by defining a shell company in the Indian law,
we shall be able to protect financial interests and enforce the laws of the land properly. Finally, I request through you, Madam, the Honorable Minister, to begin the process of amendment for the introduction of the definition of shell company in law and take such legal action against such companies engaged in illegal activities of tax evasion, money laundering, and hiding assets / cash by individuals. I thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak. माननीय सदस्य श्री सौमित्र खान जी। हाँ, ধন্যবাদ চেয়ারম্যান ম্যাডাম। আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাচ্ছি যে আমাদের বাঁকুড়া থেকে হাওড়া যাওয়ার যে মোশাগ্রাম যে সংযোগস্থল ছিল সেটা হয়ে গেছে। তা আমার মাননীয় রেলমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন যে পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া হয়ে ভায়া মোশাগ্রাম যদি একটা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস দেওয়া যায় তাহলে আমাদের পক্ষে খুবই ভালো হয়, কারণ পুরুলিয়া এক্সপ্রেসটা অনেক লেটে চলছে এবং এই ট্রেনটা অনেক লেট হওয়ার ফলে অনেক ক্ষতি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত ম্যাডাম, আজকে পশ্চিমবাংলায় এখানে বসে অনেকেই মামাটি মানুষের কথা বলে, কিন্তু সবচেয়ে লজ্জার বিষয় যে পশ্চিমবাংলায় পশ্চিম মেদিনীপুরে নারায়ণগড়ের এক তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসে একজন মহিলাদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে দর্শন করে আর এখানে এসে মামাটি মানুষের কথা বলে, আর পশ্চিমবাংলার মারা ধর্ষিত হয়। এর দিকে যাতে আপনার নজর রাখেন সেটার জন্য অনুরোধ করছি। দুটো হয়ে গেল। माननीय सदस्य श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभानेत्री जी। मुझे बहुत गर्व होता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो भारत में है, वो असम में है और वो मेरे जोरहाट लोकसभा क्षेत्र में है, माजुली। लगभग 880 स्क्वायर किलोमीटर का ये द्वीप। ऐसे द्वीप ज्यादातर समुद्र में मिलते हैं, लेकिन ये द्वीप हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक इसका मूल्य और आध्यात्मिक जो शक्ति है वो इसीलिए है कि जो हमारे गुरु हैं महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, उन्होंने और उनके माधव देव, इन दोनों महापुरुषों ने वहां पर जो आध्यात्मिक स्थापना की है शक्ति की विभिन्न सत्रों के द्वारा, तो बहुत लोग माजुली जाना चाहते हैं और विभिन्न और विशेष रूप से राख के समय जो कृष्ण का जो वहां पे राख जो हम मनाते हैं, लेकिन जाने का जो रास्ता है वो आज तो नाव के द्वारा है, लेकिन इस सरकार ने एक ब्रिज का काम उन्होंने उठाया। लगभग 8 किलोमीटर का ब्रिज, लगभग 8.25 किलोमीटर का ब्रिज, ये काम इन्होंने शुरू किया और लगभग 925 करोड़ का बजट इस पे आवंटन हुआ। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि ये ब्रिज का काम पिछले साल के सितंबर महीने से ठप पड़ा है। मात्र 30% काम हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर का क्या समस्या है हमें पता नहीं, लेकिन हमें यह बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्टर अपना काम नहीं कर रहा, सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं मिल रहा और पिछले साल के सितंबर के महीने से यह काम बंद पड़ा है। मैं वहां पे गया और मुझे बोला गया कि जनवरी के महीने में वहां पे रीटेंडरिंग होगा, नए कॉन्ट्रैक्टर को काम सौंपा दिया जाएगा। लेकिन अभी हम मार्च के महीने में आ गए, अभी भी ना नया कॉन्ट्रैक्टर हुआ है, ना नया टेंडर निकला है और जिसके कारण प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो और बढ़ चुका है। लगभग 9 से 25 से 12 से 50 करोड़ का हो गया। तो मैं सरकार से यही मैं जानना चाहूंगा, आदरणीय हमारे नितिन गडकरी से जानना चाहूंगा कि ये रीटेंडरिंग का प्रोजेक्ट क्यों डिले हुआ है, प्रोजेक्ट क्यों का कॉस्ट क्यों बढ़ा है और कब ये काम शुरुआत होगी। मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी से जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह चौधरी जी। माननीय सदस्य श्री रविंद्र शुक्ला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल के अधीन मेरे संसदीय क्षेत्र निर्वाचन गोरखपुर से संबंधित एक लोक महत्व के मामले को उठाने की आपने अनुमति दी, आपका हृदय से आभार।
गोरखपुर गोरक्षनाथ की धरती, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर। गोरखपुर शिक्षा, व्यापार, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, प्रधानमंत्री जी द्वारा वहां एम्स दिए हैं। फर्टिलाइजर खाद का केंद्र है। 4 यूनिवर्सिटी है। बच्चे हमारे बड़े मेधावी। पूर्वांचल के, बिहार के लगभग महोदया 20 जिले अपने विभिन्न जरूरतों के लिए गोरखपुर पर निर्भर रहते हैं। यहाँ एक रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है और यहाँ एयरपोर्ट भी है। गोरखपुर, उसके आसपास के जिले के क्षेत्र बड़ा मेधावी, बड़ा लड़का बच्चा लोगन के पढ़े के बाद अपने जीवन में आगे बढ़ा, कहें कि उन लोगन का रिजल्ट बहुत टॉपर्स होते हैं। उसके आसपास उनके अपार संभावनाएं उकरा में, लेकिन गोरखपुर प्रबंधन संस्थान ना होने के कारण उन लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है, अपने परिवार से दूर। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, दलित और वंचित वर्ग के, निषाद समाज काफी बड़ा समाज है हमारे यहाँ। उनके बच्चे भी बड़े अच्छे पढ़ते हैं, टॉपर्स हैं, और छात्र संसाधनों की कमी के कारण उनके सपनों को उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। ये बड़ा दुखद बात बाटे। गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना हो जाने से उन लोगों का जीवन बन जाए, वो लोग बहुत आगे जाएंगे। छात्र छात्राओं को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है पूरे पूर्वांचल में और भारत में। फिल्मों की बहुत सारी शूटिंग भी होती है, रोजगार का भी माध्यम है, जिससे वहां के, मैं अगर IIM आने से चहुमुखी विकास होगा। और मैं चाहता हूं राज्य सरकार पूरी तरह से महोदया जितनी सहायता चाहिए उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। अंततः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना करने की दिशा में तत्काल निर्णय लेकर इस क्षेत्र के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण योगदान देने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय सदस्य श्री KC वेणुगोपाल जी। Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity. I raise today with a heavy heart and a serious concern that has been avoided in our very homes, schools, and the future of our country, particularly in my state of Kerala. Every single day, we wake up with news flashings of drug menace and crimes. The parents are terrified, the teachers are terrified, the society also terrified. What we are witnessing is not merely a data, but a helplessness of society, the shattering of family bonds, and the silent erosion of hope. In the past 2 months alone, 63 murders have shocked Kerala, with half of this brutal incident directly linked to the substances and drug abuse. These are not isolated numbers. They are the hopeless cries of communities where parents now live in a fear of their children, and where teachers, the very nurturers of our youth, are compelled to watch their students fall prey to merciless enemy. So sons are killing mothers. Brother is killing sisters. Every day we are witnessing this type of incidents. Every day. Over the past 4 years in Kerala alone, Madam, recorded 87,101 drug-related cases, leading to 93,599 arrests. According to the data uploaded, 2021, 5695 cases, 2022, 26,219 cases, 2023, 30,607 cases, 2024, 27,530 cases. Madam, this is a 300% spike in the drug-related cases, and it's both alarming and disturbing. Madam, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 allows offenders caught with small quantities to secure bail, offering traffickers a dangerous reply and a chance to resume their destructive trade. There is no stringent provisions in the law at all. There are Singapore model in the world, how they control this menace of drug like that things. The crisis demands a unified, resolute response. Our film industry, when we are watching the films, Madam, you can see that full of violence. They are promoting full of violence, which our youngsters are also attracting that violence.
the film industry, telefilm industries and serials industries, they have to come forward to discourage the glorifying attitude of the scribes. Madam, I would like to request only one last sentence. I would like to request the union government and all stakeholders, law enforcement, educators, community leaders and all social workers to join hands and in a comprehensive immediate action plan. We not leave our children for this biggest tragedy, madam. We have a responsibility, being the people representative of this country, being the member of parliament of the country, we have a responsibility. Beyond political line, beyond any other interest, we have to raise and we have to try to address this concern seriously. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत गंभीर विषय पर आकर्षित करने वाला हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के लिए जो देहरा धर्मशाला में बननी है, 2009 में इसकी स्वीकृति हुई, आज 2025 है। 16 वर्ष बीत गए। एक टेम्परेरी कैंपस, उसमें वो यूनिवर्सिटी चल रही है। सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 250 करोड़ की बजाय 500 करोड़ रुपए उस यूनिवर्सिटी के लिए दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार उसके लिए प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन राज्य की ओर से जब जमीन देने में देरी की गई, फॉरेस्ट क्लियरेंस में कमी, अब उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो वहां पर भी जो चीफ इंजीनियर या एक्सियन आना चाहिए तो वो भी वहां पे नियुक्ति नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो अधिकारियों की गंभीरता उसके प्रति दिखनी चाहिए वो भी नजर नहीं आती है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध रहेगा, एक तुरंत बैठक इसके ऊपर बुलाकर इसके रिकॉर्ड समय के अंदर इसको पूरा करवाया जाए, नहीं तो भविष्य युवाओं का जो एक बेहतर विश्वविद्यालय के अंदर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का होना चाहिए था, आज वो एक टेम्परेरी कैंपस जो 10 साल से चल रहा है उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से रहेगा। और एक विषय जो अभी वेणुगोपाल जी ने उठाया वो बहुत गंभीर है कि ड्रग्स के प्रति एक मुहिम न केवल भारत सरकार, राज्य की सरकारें, समाज और हम सभी सांसदों के साथ साथ विधायकों को भी इकट्ठे मिलकर चलानी चाहिए ताकि ड्रग्स को हम धरातल से खत्म करें, अपने युवाओं को बचा सकें और भारत का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित भी हो और सशक्त भी हो, ऐसी हमारी कल्पना रहे। प्रार्थना। सभा की कार्यवाही 2:10 तक के लिए स्थगित की जाती है। I want to address the concerns regarding the allocations of the railway funds in Bihar in 2025-26 in the railway budgetary allocation. It has been suggested by some that the Bihar received a preferential treatment. However, the closer examination of the data reveals that the Bihar's allocation is consistent with the objectives of the criteria applied across all the states. प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आपका सारे मित्रों लोग बोल रहे हैं बिहार को ज्यादा दे दिया गया। बिहार का चुनाव सामने है, लेकिन आपको तो ये जानना चाहिए ये एक ही है दुनिया में, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और हमारा जो एक कोई बिहार को कभी नहीं भूला। सर जो लोग मनुस्मृति का बातें करते हैं हम लोग जानते हैं।
जिसका हाथ में गदा होता है लोग उसे गदाधारी कहते हैं, जिसका हाथ में बंदूक होता है लोग उसे बंदूकधारी कहते हैं, और जिसका हाथ में आज इतना कठिनाई में मनुस्मृति रहते हैं लोग उसे मनुवादी कहते हैं। प्रोफेसर साहब, अब जिन लोगों का साथ बैठ गया, आपका सामने जो मिले सुर मेरा तुम्हारा हो रहे, आज उसी पार्टी ने ये बात में तो उसको भी अब थोड़ा ध्यान में रखिए, वही बिहार है। संपूर्ण क्रांति दल की नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ आप ही का दोस्त लोग, आज का मित्रों ने क्या स्लोगन नारा लगाया था, कर्पूरी कर्पूरा नहीं तो छोड़ को दी उठा वस्तूरा। ये बातें करने वाले लोग सब आज इकट्ठे बैठ गए। सर, अगर आप पूरा हिसाब देखिए, वेस्ट बंगाल वाज allocated 13,955 crore. Odisha received 10,559 crore. बिहार को कितना मिला? बिहार को तो कम ही मिला थोड़ा से। 10,066 करोड़ मिला बिहार का ये रेलवे बजटरी एलोकेशन में, और टारगेट किया जा रहा है बिहार को इट्स इलेक्शन ड्रिवन बजट। कितना दिन से याद नहीं चल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक कोहेसिवनेस है। हम हिंदुस्तान को दूसरे तरीके से देखते हैं। जो लोग ये समझते हैं यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, यस देयर इज सम डिफरेंसेस, we do believe that unity manifested itself into diversity and we celebrate the diversity within the ambit of unity. जिसमें कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है। जो कुछ हो रहा है पूरा देश के लिए हो रहा है, जो कुछ हो रहा है हर प्रदेश के लिए हो रहा है। बिहार के लिए जो हो रहा है वो एक बॉर्डरिंग स्टेट, बिहार के लिए दूसरे सारे प्रदेश का कनेक्शन अगर बढ़िया से हो जाए तो इसका कारण से आज ये एलोकेशन आ रहे हैं। लेकिन सर, जो लोग आज इस बजट या बजटरी एलोकेशन का आलोचना करते हैं, जो लोग बोल रहे हैं ये सब राजनीति छोड़कर कुछ नहीं है, ये एक तो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, स्टेट मदरली एटीट्यूड, इसका ऊपर सर हम कुछ आपका सामने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं सर। सर, ड्यूरिंग द यूपीए रेजिम, मैडम सॉरी मैम सॉरी Sir, in 12th March, hopefully, if my memory serves me the right, one of our honorable उधर से So, on 15 March 2012, एक आदरणीय रेल मंत्री इसी यूपीए सरकार की, उसका कहना था इंडियन रेलवेज वाज हेडेड फॉर ICU एंड आई पुल्ड इट आउट, दिनेश त्रिवेदी। ये कौन बोल रहा है? यूपीए जमाने का एक रेलवे मिनिस्टर बोल रहे हैं, और बोलने का साथ साथ ही उसको वहां से निकाल दिया गया। और उसी का बाद में जिस सामने नया आया उसका सामने अब क्या चेहरा देखा आपको? पश्चिम बंगाल में उन दिनों में हम लोग इतना शिलान्यास देखा, चारों तरफ सिलाई सिलाई, ऐसे लग रहे हम लोग पत्थर युग में प्रवेश कर गया। कहां गया वो दिन? I am grateful to Honorable Railway Minister Shri Vaishnav ji for a big allocation for West Bengal in 30,955 crores. It is 3 times than what allocated by UPA under Mamata Banerjee Rail Minister. The railway has invested rupees 68,000 crores in West Bengal. I appeal to all of my friends, अगर आप लोग इस फेडरल सिस्टम के ऊपर थोड़ा भी भरोसा कर सकते हैं, कोई लैंड पॉलिसी बना लीजिए। सिर्फ लैंड का कारण आज पश्चिम बंगाल में 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स जिसके इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? यस,
आई डू ऑथेंटिकेट, आज किस हिसाब से बात कर रहे हैं आप लोग? सर, land acquisition, Madam, land acquisition hurdle. Out of total 3,040 hectares required for the project, only 640 hectares, 21%, have been acquired, leaving a substantial shortfall of 2,400 hectares, that is 79%, still pending. This land acquisition bottleneck continues today to delay progress. 43 railway projects in West Bengal have been delayed due to the land acquisition issue. Madam, this project at Badbangi has been stalled for 15 years. 15 साल के लिए प्रोजेक्ट बंद हो गया। 15 साल के लिए ये बाबाडांगी प्रोजेक्ट अभी बंद है, उसका कारण पूरा लैंड एक्विजिशन बंद हो गया। माननीय सदस्य, आप लोग बैठे The railway minister has publicly requested well-framed हिस्सा नहीं होगा, बैठे प्लीज, expedite land acquisition and resolve जो and law and order विरोध होगा वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। प्लीज बैठे, आप बोलने दें उनको, बोलने दें। Encroachment, माननीय सदस्य कंक्लूड करें प्लीज। 2 मिनट और मैडम, 2 मिनट। Encroachment is a significant problem on railway properties in West Bengal, especially in and around urban centers like Kolkata. Over विरोध होगा वो नहीं जाएगा, कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। प्लीज बैठे, प्लीज बोलने दें। On railway linear tracks and the station, these poses safety risk and obstruction in new lines or at track. माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड करें। एक मिनट मैम, एक दूसरा इशू है। Railway officials, more than removing encroachment has become a major problem the project. मैडम हो गया खत्म। एक शब्द से हम खत्म करेंगे। सर पहले माननीय सदस्य कंक्लूड कर दीजिए। मैडम, पहले ही मैंने बोला, बताया गया है political parties who are sitting over here, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। प्लीज बैठे, प्लीज। My gratefulness to them. Across from the party lines, across from the party beliefs, हम सभी सदस्यों ने जो यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे मेरा भाई ऋतव्रत हो, साकेत गोखले हो, वहां से जयराम जी हो, हम सभी को हम नमस्कार करते हैं और सभी के पास हमने आभार प्रकट करते हैं। प्लीज हम तुम्हारा जिसको बोलने का दिया गया है उनकी बात ये प्लीज बिहार का ऐसे प्लीज बैठे, प्लीज। बिहारी लोगों को कोई सीमा नहीं है, सब अभी आपको भी अवसर मिलेगा, बैठे प्लीज। टू कंक्लूड uninterrupted, I want your protection, sir. Please, Madam, I want your protection. 1 minute to conclude. It's a complete different issue. Madam, 1 minute. Please. मेरे आई वॉन्ट प्रोटेक्शन फॉर माई स्पीकर। इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, वो बोल रहे हैं, उनको पूरा अधिकार दिया जाए। बोलने का पूरा अधिकार। ये आप प्लीज बैठे, इतना डिस्टर्ब प्लीज बैठे, सारे का सारा स्पीकर को दिया जाए जो डिस्टर्ब टाइम है। अभी आप माननीय सदस्य प्लीज बैठे, आप लोग प्लीज। मैडम 1 मिनट। 1 मिनट कंक्लूड करें। 1 मिनट कंक्लूड कर देते हैं, हो गया। प्लीज आप देखिए, सर कोई विरोध नहीं है, सिर्फ मैं सभी सदस्यों को और सभी पार्टी का नेता को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता। मैं अभिनंदन करता हूँ प्लीज। सर थोड़े दिन में दिल्ली का चुनाव हो गया। अभी आप लोग की बात भी सुन ली जाएगी। सर कौन सा चुनाव, परिणाम जो भी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सभी पार्टी को, जो लोग इधर बैठे हुए, those who took part in that particular election, हम सभी को नमस्कार करता हूं और सभी का अभिनंदन एक बात पर
स्वीकार करता हूं सभी को, इसमें कोई इस पक्ष नहीं है। हम दिल्ली का चुनाव देखा, परिणाम जो भी है वो दूसरा बात है। एक बूमा नहीं, कोई धमाका नहीं, गोली नहीं, किसी का जान नहीं गया, किसी का खून नहीं बहा, किसी का ट्रैक्टर, किसी का घर जेसीबी मशीन से तोड़ा नहीं गया, किसी का आदिवासी का सर मुंडन नहीं हुआ। सर एक ऐसा चुनाव हम सबका करता हूँ, किसी को 50 आदमी का खून नहीं है, किसी को माइग्रेंट लेबर नहीं बनाया गया। सर ऐसा चुनाव जो एक ही बेंच में आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बैठकर चुनाव कर रहे हैं, इसीलिए सबको नमस्कार कर रहा हूँ। क्या हम लोग जानते हैं इसका हिसाब? हम तो प्रोटेक्शन चाह रहा हूँ आपसे इसके लिए। इट इज नॉट मी, नॉट फॉर पार्टी ओनली, इट इज फॉर द कांग्रेस वर्कर्स ऑल्सो, इट इज फॉर द कांग्रेस वर्कर्स ऑल्सो, इट इज फॉर देयर पार्टी। चिदम्बरम जिस पार्टी एंड जयराम जिस पार्टी जिसका 8 कार्यकर्ता को मारे गए, चिता जला दिया गया, हम उसी का बात करते हैं, उसका दोष प्रकट करते हैं। अब इसका साथ आज गले मिला रहे हैं। अरे राहुल जी के कन्वॉय के ऊपर पथराव हुआ है, राहुल जी का कन्वॉय के ऊपर पथराव हुआ है, उसको गेस्ट हाउस नहीं, सर्किट हाउस मिला नहीं। हमारा नेता सदन यहाँ बैठे हुए हैं, नेता सदन 2019 में 83 बीजेपी मार्टर्स के लिए वो गंगा जी का तट पर जाकर सीधी तर्पण करके चले आए। कौन सा बात चल रही है? I know all upon the members whose names have been received for the participation in the discussion. देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना, ये रोहिंग्या को अनिल कुमार यादव मंदादी, प्लीज प्लीज माइक। थैंक यू वाइस चेयरमैन। सबसे पहले मैं मेरे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, प्लीज आप लोग सीट पे बैठे, आदरणीय राहुल गांधी जी का, ऐसे आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय तेलंगाना राज्य के हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का, और प्लीज शुरू करें। मेरा संगठन भारतीय युवा कांग्रेस का मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मुझे इस सदन में आने का अवसर मिला है। सर, मैं भारत के सबसे युवा राज्य तेलंगाना से आता हूं, जिसका कुल आबादी 4 करोड़ लोगों का है, और उन 4 करोड़ लोगों के तरफ से मैं मेरे नेता सोनिया गांधी जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा तेलंगाना राज्य का सपना पूरा किया है। और तेलंगाना राज्य में जो युवा ने तेलंगाना के लिए बलिदान दिया है, उन सभी परिवार को मैं नमस्कार करता हूं। सर, मुझे आज मेरे पार्टी ने वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन रेलवेज के बोलने का मौका दिया है। मैं एक बार इतिहास में जाना चाहता हूं, आजादी के बाद इंडियन रेलवेज का क्या स्थिति था, आज क्या स्थिति है। मैं 1950s की बात करना चाहता हूं, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था और माननीय मंत्री जी का भी उस समय जन्म नहीं हुआ था। ये तो है सर। 1950s के अंदर वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज किया था। सर, 1951 के अंदर नेशनलाइज होने के बाद पंडित जवाहरलाल जी का यह सोच था कि अगर इंडियन रेलवे को इंप्रूवमेंट करना है तो केवल एक ही मार्ग है, हिंदुस्तान के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। सर, 1950s के अंदर वो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, जिन्होंने सर्दर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्दर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने ईस्टर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने साउथ ईस्ट जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का भी एस्टैब्लिशमेंट किया था।
सर, in 1957 रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO का भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। RDSO is a research and development organization. It is a technical advisory and consult to railway board as well as other organizations. केवल वहां तक ही नहीं, आगे हमारे नेता इंदिरा गांधी जी के काल के अंदर पहला राजधानी का ट्रेन न्यू दिल्ली से हावड़ा का भी उद्घाटन किया गया था। वो हमारे इंदिरा गांधी जी थे जिन्होंने कलकत्ता के अंदर पहला मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। सर, मैं यहाँ पे राजीव जी के बारे में बताना चाहता हूँ। राजीव जी हमेशा ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटराइज लाए गए कंप्यूटर सिस्टम्स को हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए, ये उनका सोच था। लेकिन हम जानते हैं किस तरह से बीजेपी नेताओं ने उसका विरोध किया है। ये राजीव गांधी जी थे जिन्होंने कंप्यूटराइज टिकटिंग एंड रिजर्वेशंस का रेलवे के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ये राजीव जी का काल में शताब्दी ट्रेन न्यू दिल्ली टू झांसी इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी समय में शताब्दी ट्रेन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कानपुर was also introduced. Sir, it is Rajiv Gandhi's government which has also succeeded in Konkan Railways establishment, sir. केवल वही नहीं, हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में भी ऐसे ऐसे महान ट्रैक्स जहां पे कनेक्टिविटी नहीं था रेलवे का, भी उस समय में कनेक्टिविटी का काम किया गया था। और मैं बात करना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी के समय में जिन्होंने बायो टॉयलेट का भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ ही लैंडमार्क डेवलपमेंट कवच का भी 2011 में इंट्रोड्यूस किया था। सर इसी सदन के अंदर हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस समय में रेलवे मंत्री के ओर पे काम किया है। उनके काल में भी सर मैं बताना चाहता हूं कि हैदराबाद वाडी दंगा railway line was also sanctioned during Khargeji's tenure and land for project was also allocated. However, progress of this land has been significantly slow. I agree the railway minister to extend the project and indeed connectivity for the three people of Telangana and Karnataka, sir. केवल वही नहीं है सर, यादगीर जिला के अंदर रेलवे कोच फैक्ट्री का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। सर मैं बात करना चाहता हूं मेरे राज्य तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के लिए काफी वाग्दान किया गया था एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। सर उसके अंदर 13th schedule of AP Reorganization Act 2004, it has been stated that railway minister shall within 6 months from the appointment date shall examine the feasibility of establishing a rail coach factory in the successor state of Telangana and improve railway connectivity in the state. इसके बारे में भी कोई हमारे पास कोई जानकारी नहीं मिल रहा है सर। किस तरह से हमारे तेलंगाना राज्य सबसे युवा राज्य है जिसको केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन किसी भी तरह का सपोर्ट हमें मिल रहा नहीं है सर। केवल वही नहीं सर, और काफी सारे हमारे तेलंगाना को लेके हम लोगों ने मांग रखी है एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन फ्रॉम सिकंदराबाद टू मछलीपट्टनम पोर्ट, और साथ में आई वुड लाइक टू नो वेदर the demand of Telangana landlocked state rail link between enhanced connectivity to the coast, facilitated industrial growth through the establishment of dry ports within the Telangana state. सर ये सब हमारे तेलंगाना राज्य के लिए वादा किया था, पर अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा सदन में हो रहा नहीं। सर हमारे रेलवेज का एक परंपरा हुआ करता था, हमेशा रेलवेज का बजट जो है एक इंडिपेंडेंट बजट के तौर पे पेश किया जाता था, लेकिन उस परंपरा को आज के सरकार ने उस परंपरा को खत्म कर दिया है। सर जब उस परंपरा चलता था देश के कोने कोने में राज्य के सरकार, देश के युवा लोग, देश के सभी वर्ग के लोग ये सोचते थे टीवी के सामने बैठ के कि हमारे राज्य को क्या मिलेगा, हमारे राज्य को आज बजट में क्या फायदा मिलेगा। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी उस समय पे रेलवे बजट आता था कि हमारा जो रेलवे सिस्टम है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के तौर पे चलता है। मिडिल क्लास वाले हमेशा एक लॉन्ग टर्म का वो एक्शन प्लान बनाते हैं, जब छुट्टी मनाना है या बच्चों को लेके कहीं घूमना है तो वो लोग प्लानिंग के साथ चलते हैं। लेकिन उस जिस तरह से बजट आज जनरल बजट से मिलाया गया है, कहीं ना कहीं उनको भी वो प्लानिंग का भी उनका
फॉल्स मतलब उनका भी खत्म कर दिया गया है। सर ये जो 92 इयर्स का प्रैक्टिस इन्होंने तोड़ दिया है, ये बहुत ही नुकसान हुआ है। हो सकता है अगर इसी तरह चलते रहे तो 100 साल का भी हम इंडियन रेलवेज का 100 साल भी सेलिब्रेट करने का मौका हम सबको प्राप्त मिलता था, लेकिन वो उसका भी मौका इन्होंने नहीं दिया है। सर आज का जो स्थिति है, पैसेंजर्स ट्रैवल करने के लिए डर रहे हैं। ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से आज पिछले 6 महीनों के अगर रिकॉर्ड भी हम चेक करेंगे, हर जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हर जगह रेल का जो भी प्रदेशों के अंदर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सर कोई भी कॉमन आदमी ये सोच के आज ट्रेन के अंदर चल रहा है कि वो अपने मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। उनके अंदर एक घबराहट है कि जब भी वो टिकट लेते हैं, जब भी वो टिकट लेके ट्रेन में बैठते हैं, उनके परिवार के साथ जब वो सफर करते हैं तो उनको एक घबराहट सी महसूस हो रही है कि वो अगले दिन अपने मंजिल पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। सर मैं बताना चाहता हूं सदन को, फरवरी 28, 2024 जमतारा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर 2 लोगों की मौत हुआ है। सर जून 2, 2023 कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर 293 लोगों का मौत हुआ है और हजारों लोग घायल हुए हैं। सर मैं बताना चाहता हूं जून 17, 2024 कंचनगंगा ट्रेन एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर 8 लोगों की मौत होती है। सर जुलाई 8, 2024 चंडीगढ़ में ट्रेन एक्सीडेंट होता है जिसके चलते 4 लोगों की मौत होती है। सर केवल यही नहीं, मैं बताना चाहता हूं किस तरह से आज अपने रेलवे का हालात बना रखा है। सर फरवरी 25, 2024 कटरा टू होशियारपुर एक ट्रेन चलती है, गुड्स ट्रेन, जिसके अंदर ड्राइवर भी नहीं है। वो 60 किलोमीटर जाने के बाद उसको रोका जाता है। तो मतलब जिस तरह से आज ट्रेन चल रही है, ना ड्राइवर भी उसके अंदर ड्राइवर का भी कोई नहीं है। सर सर हाल ही में हमने देखा है 16 फरवरी 2025 को जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर भगदौड़ मची है, जिसके चलते हुए 18 लोगों की मौत हुई है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार क्या रेलवेज नहीं है? क्या रेलवे की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा घटना घटा है? या मैं पूछना चाहता हूं जो 18 लोगों की मौत हुई है इसकी जिम्मेदार कौन है? केवल यही नहीं है, वो लोग कुंभ जाना चाहते थे, कुंभ जाकर वहां पे कुंभ में स्नान करना चाहते थे। हम उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को भी मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बार बार आंकड़े बताने की कोशिश किया है कि इस कुंभ के अंदर 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, कुंभ के अंदर कभी 40 करोड़, कभी 50 करोड़, कभी 60 करोड़ लोगों का उन्होंने बोला है कि उसके अंदर स्नान किया है। जब वो लोग इतने ऑथेंटिकेट से 60 करोड़ के हिंदुस्तान के लोग जब कुंभ के अंदर स्नान करते सकते हैं, तो वही ऑथेंटिकेट के हिसाब से वो जो भगदौड़ में कुंभ के अंदर मर गए उनके बारे में क्यों नहीं बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। सर मैं पूछना चाहता हूं बेरोजगारी के बारे में। प्रधानमंत्री हमेशा भाषणों में बोलते हैं हर साल को 2 करोड़ की नौकरी देंगे, हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री जी करते हैं। वो तो एक जुमला है, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं रेलवेज के अंदर 3,15,718 वैकेंसीज across various groups and government is not filling the vacancies appropriately। क्या इसके बारे में मंत्री जी बताएंगे कि कहां पे क्या क्या फुलफिलमेंट किया गया है? सर जैसे कि हम जानते हैं वुमेन सेफ्टी के बारे में, महिलाओं के बारे में भी बहुत बड़े बड़े वाग्दान किया जाता है। मैं एक घटना आप लोगों को बताना चाहता हूं। सर इसी सदन के अंदर एक माननीय सदस्य ने रेलवे मिनिस्टर से पूछा कि द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन लॉन्ग रूट ट्रेन्स वेदर इट इज सिक्योर्ड और नॉट सिक्योर्ड। मंत्री जी ने उनके रिप्लाई में बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। लेकिन उसी दिन एक घटना घटता है, सर एक ट्रेन
very same day train running between Coimbatore and Tirupati, a pregnant woman was sexually abused. Not only sexually abused, she was even thrown out of the train. इस तरह के इंसिडेंट्स रेलवे के अंदर हो रहे हैं। सर, मैं मंत्री जी से बताना चाहता हूं, एक गर्भवती महिला क्या करती है? गर्भवती महिला अपने माँ के पास जाना चाहती है, अपने परिवार के पास जाना चाहती है। मैं तो डिमांड रखता हूं कि गर्भवती महिलाओं को फ्री टिकट दिया जाए रेलवे के, इंडियन रेलवे के अंदर भी। सर, उसी तरह सीनियर सिटीजन्स का हम बात करेंगे। द गवर्नमेंट without a valid reason withdraw the concessions in the train fare given to senior citizens of the country. This government had not done during the COVID period in March 2020. The government is not restoring the concession of senior citizens. When members raise the issue in Parliament, the minister is saying that government is already given subsidy in the train fare and do not want to extend further concession. Sir, senior citizen concession is a token of respect towards the elderly people of the society. I demand the same may be restored again, sir. Good, Anil, good. सर, मैं वंदे भारत की बात करना चाहता हूं। सर, वंदे भारत जो है इसलिए लॉन्च किया गया है कि वो एक रफ्तार के साथ चलेगा, वो अपना पैसेंजर्स का टाइम घटाएगा और पैसेंजर जल्दी से अपने मंजिल पे पहुंच सकता है। लेकिन जिस स्थिति है आज है, वंदे भारत ट्रेन जो है जिसका स्पीड लगभग 180 to 200 किलोमीटर पर आवर जा सकता है, लेकिन आज वंदे भारत सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। सर, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हमारे पास वंदे भारत चलाने के उतने फास्ट ट्रैक्स और ट्रैक मेंटेनेंस नहीं है, जिसके चलते हुए आज वंदे भारत का जो स्पीड की गति है वो बहुत ही स्लो हो चुकी है। सर, मैं एक इंसिडेंट भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जिस तरह से एम्प्लॉयज काम करते हैं रेलवे के अंदर, एक घटना जो घटा है बिहार के अंदर, अमर कुमार राव इन बिहार, जिन्होंने while doing a manual coupling, a railway employee Amar Kumar Rao in Bihar was lost his life. This type of loss of life while doing duty has to be avoided. It is high time that we shift the manual coupling to mechanical coupling, sir. Sir, maintenance of tracks. The Public Account Committee of 17th Lok Sabha in one of its report has stated that there is a need of strict checking on tracks, overall safety and security of passengers in the Indian Railways, sir. There is a need of strict precautions regarding the derailment of trains. The maintenance of tracks are very important to ensure the safety and security of passengers traveling in Indian Railways, sir. An RTI inquiry has revealed that Vande Bharat train has been running 83 kilometers despite of capable of hitting 180 kilometers per hour, sir. सर, बुलेट ट्रेन का भी बहुत बातें किया जाता है। सर, बुलेट ट्रेन जो इनका पॉलिटिकल मार्केटिंग है सर, इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन लाएंगे, उसको चलाएंगे बोल के काफ़ी बड़े बड़े वाग्दान किया जाता है। सर, बुलेट ट्रेन तो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। सर, बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से लेके मुंबई जाना है, अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। वो क्या स्थिति में है, क्या वो अभी स्टार्ट होने वाला है, किस तरह से चलने वाला है, उसका रफ्तार क्या है, अभी प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कौन से सिचुएशन पे है, वो कब इम्प्लीमेंट होगा और कब से उसके अंदर लोग उसके अंदर जाने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में भी कोई अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं है। सर,
Sir, there is a shortage of workforce shortage in the Indian Railways. Indian Railways currently serves suffering of shortfall within 1,05,000 vacancies, particularly in the roles of critical to safety such as signaling, telecommunication and track maintenance. At the same time, there are approximately 70,000 posts in safety related to department remaining vacant, including a high-risk zones like South Eastern Railways. There are nearly 20,000 vacancies for loco pilots and assistants loco pilots. However, recruitment for only 18,799 vacancies was notified by the government. The lack of human resources has contributed to increase inefficiency related to error by railway personnel in the critical zones, as they have to work in extended shifts to compensate for the shortage of the staff. Hence, training programs are also essential for improving safety and operational essential. The current system fails to address these human factors comprehensively, reflecting a system of disagreed of railway safety. सर, मैं अंत में एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा प्रैक्टिस है, 90 इयर्स का जो प्रैक्टिस चल रहा था उसको तो आपने रद्द कर दिया है, लेकिन एक और परंपरा हम लोग इंडियन रेलवेज के अंदर देखते हैं। जब भी इस तरह के कोई बड़े घटना घटते हैं तो हमेशा जो भी रेल मंत्री होते हैं उस समय के रेल मंत्री वो इस्तीफा देते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ कि कम से कम वो परंपरा तो नहीं है, कम से कम ये परंपरा को तो आप बरकरार रखेंगे बोल के मैं बात को रखते हुए समाप्त करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद माननीय सदस्य। सुश्री डोला सेन जी। Thank you, Vice Chairman Madam, for giving me chance to speak. Thanks and deep regards to my party, All India Trinamool Congress, and our leader, Honorable Mamata Banerjee ji, to give me opportunity to speak on Indian Railways. I will try to speak in my mother language, Bangla. In fact, India and we, the people of India, will always remember the long tradition of Indian Railways, the lifeline of our country and of our 140 crore population. আমরা গর্বের সাথে মনে রাখি আবু বরকত আতাউর গনি খান চৌধুরী জি, লালু প্রসাদ যাদব জি, মল্লিকার্জুন খারগে জি সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ রেলমন্ত্রীর ভূমিকার কথা। আর অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রিত্বের অসামান্য সময়কেও আমরা মনে রেখেছি। এখনকার সময়ে রেলের সেই ঐতিহ্য যে তলানিতে, তার সবচেয়ে বড় কারণ রেলের মতো লাইফলাইনকে बेसरकारी करार दिके एगिए निए जावा। रेल को प्राइवेटाइज करने का ये इरादा ही रेल को आज का दुखद दिन देखना पड़ता है। और प्रधानत এই জন্যই 2017 থেকে মোদি বাবুর জমানায় রেল বাজেট বন্ধ, আলাদা করে আর রেল বাজেट नहीं, बजट बराद्द नहीं, ग्रांट्स नहीं। और इसीलिए ही इस साल जनरल बजट पढ़ते वक्त हम लोग रेल का नाम सिर्फ 3 बार सुना है। रेल की सुरक्षा, रेल सेफ्टी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना। কে ছিলেন সেই রেলমন্ত্রী যিনি রেলকে আত্মনির্ভর করার জন্য রেভিনিউ আর্নিং এর দিকে নজর দিয়েছিলেন? তাও আমাদের গরিব দেশে টিকিটের দাম না বাড়িয়ে ফ্রেট পলিসি ডিক্লেয়ার করে সম্মানীয় মমতা ব্যানার্জি। যখন মোদি বাবুরা প্রতি কিলোমিটারে 200 কোটি টাকা খরচ করে বুলেট ট্রেনের গল্প দেন, তখন কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া তৈরি করেছিলেন, যেখানে প্রতি কিলোমিটারে মাত্র 25 কোটি টাকা ব্যয় করে চাল ডাল সবজি তেল দুধ সহ সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের গরিব দেশের পিছিয়ে পড়া উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়ার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশে কোনটা জরুরি ম্যাডাম, কোনটা বেশি জরুরি? থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি में प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? কে করেছেন সেই কাজ? বিরল ব্যতিক্রমী মমতা ব্যানার্জি। যদিও বুলেট ট্রেন হোক, উই হ্যাভ নো অবজেকশন অ্যাট অল। সব মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচতে চান। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি আমাদের গরিব দেশের উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া যাতে মাথা উঁচু করে সিনা টান করে রেলে যাতায়াত করতে পারেন তাই 25 টাকার ইজ্জত মান্থলি বানাতে পেরেছিলেন দেশের মানুষকে মর্যাদা দিয়ে? জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি।
কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি দেশের ইতিহাসে প্রথমবার নন স্টপ রেল পরিষেবা দুরন্ত এক্সপ্রেস চালু করেছিলেন, যেখানে এসি নন এসি দুই পরিষেবাই আছে। সমাজের সব স্তরের মানুষ ওই দ্রুততম দুরন্ত এক্সপ্রেসের সুবিধা নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। গতির শিখরে থাকা আমাদের প্রিয় মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি রুগ্ন হয়ে যাওয়া রেলের ওয়াগন কারখানা বার্ন স্ট্যান্ডার্ড ব্রেথওয়েটকে অধিগ্রহণ করতে পারেন? রেলের ওয়াগন তৈরির পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং পিএসইউ যেসবকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন? গঠনমূলক প্রশাসক, কনস্ট্রাকটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মমতা ব্যানার্জি। যেখানে উল্টো দিকে বেসরকারীকরণের চক্করে মোদিবাবুরা রেলের ইঞ্জিন তৈরির কারখানা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস প্রচুর লাভজনক সিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে প্রফিটেবল সিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে লিলুয়া কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপকে বিলগ্নীকরণের পথে নিয়ে গিয়ে অতি লাভজনক শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি গ্রুপ ডির রেল কর্মীরাও যাতে বছরে একবার পরিবার নিয়ে বেড়াতে যেতে পারেন তার জন্য ফ্রি পাসের ব্যবস্থা করেছিলেন? বলতে পারেন কে কাজ করতে পারেন? তিনি মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি 2009তেই ভিশন ডকুমেন্ট 2022 রেডি করেছিলেন লাইফলাইন রেলের জন্য? আইআইটি খড়গপুরের সাথে রেলের রিসার্চের জন্য চুক্তি করেছিলেন। গঙ্গা নদীর নিচ দিয়েও যে মেট্রো রেল যেতে পারে সেই স্বপ্ন দেশবাসীকে দেখাতে পেরেছিলেন। এই অ্যাডভান্স মডার্ন আইডিয়া দেশের কাছে রাখতে পেরেছিলেন। তার জন্য বাজেট বরাদ্দ করতে পেরেছিলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি কলকাতা মেট্রোকে রেলের 17 জোন বলে ঘোষণা করে কলকাতা মেট্রোকে সম্পূর্ণ সরকারি স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন? কলকাতা ছাড়া বাকি সব মেট্রোপলিটন শহরে বেসরকারি মেট্রোর কারিগর মোদিবাবুরা যা কল্পনাও করতে পারেন না। জাতীয়তাবাদী নেত্রী नेशनलिस्ट लीडर ममता बनर्जी। मुश्किल का बात यह है कि मोदी जी का करेंट ब्यूरोक्रेट रेल मंत्री जी इतना कुछ जानते नहीं, क्योंकि विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम जब ये सब हमारे दीदी ने किया तब ये ऑनरेबल मंत्री जी आइदर वॉन्टर बिजनेस स्कूल में पढ़ते थे, नहीं तो कोई कंट्रोवर्शियल कंपनी एडलर इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे थे। और इसीलिए इस मंडे को ये रेल मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट को मिसलीड किया। हाँ, आई एम सॉरी फॉर दिस इंफॉर्मेशन, बट इन्होंने डिमांड किया नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट को भी रेलवे के लिए थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स दिया गया, लेकिन सदन में असत्य भाषण देना गैर कानूनी है मैडम। I will try to share with you some figures. Simple arithmetic, madam. Under the UPA, Kerala received 1.43% of the funds given by the Parliament for railways, which has dropped to 1.17% under the NDA. Under the UPA, Tamil Nadu received 3.38% of the funds given by the Parliament for railways, which has now dropped to 2.59% under the NDA. West Bengal received 16.85% of the funds given by the Parliament for railways under the UPA, which has now dropped to 5.46% only under the NDA. সম্মানীয় রেলমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই, আমার দেওয়া তথ্য ভুল প্রমাণ করতে হলে একটু অথেন্টিকেটেড করবেন স্যার, প্লিজ একটু অথেন্টিকেট করবেন। শুধু ভাষণ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আইওয়াশ আর জুমলায় চলবে কি করে? অমৃত ভাষণ স্টেশন স্কিমে 135টা স্টেশনের মধ্যে একটাতেও কাজ শুরু তো দূরের কথা, কাজ করার জন্য টেন্ডার প্রসেসও চালু হয়নি। 453টি 2024-25 আপগ্রেডেশনের টার্গেট থাকলেও মাত্র একটি স্টেশনকে আপগ্রেড করার কাজ শুরু হয়েছে। লজ্জা লজ্জা। फिर भी मंत्री जी का इतना एरोगेंस, जरा सा भी शर्म नहीं होता जी। शेम ऑन देम। सेफ्टी कहां से आएगा? लोको पायलटरा, हम सिर्फ थोड़ा उदाहरण देंगे। लोको पायलटरा ना घुमिए एकटाना 36 घंटा ডিউটি করতে বাধ্য হন। তাদের জীবন শুধু নয়, হাজার লক্ষ কোটি সাধারণ নিত্যযাত্রীর জীবনও বিপন্ন। মহিলা লোকো পাইলটদের ন্যূনতম অধিকারের কথা বাদই দিলাম, কারণ পাইলটের কেবিনেট থেকে তারা ওয়াশরুমে যাওয়ার সুযোগটুকুও পান না। 58,000 গ্রুপ সি ভ্যাকেন্সি আছে বলে গত বছরই রেল মন্ত্রক ঘোষণা করেছে, যাদের মধ্যে 4 ভাগের 3 ভাগই সেফটি সুরক্ষা ক্যাটাগরিতে কাজ করার কথা। শেম শেম।
কাস্টমার অ্যামিনিটিস, প্যাসেঞ্জার অ্যামিনিটিজে 22% বাজেট কাট, 15,500 কোটি টাকা থেকে কমে 12,000 কোটি টাকা মাত্র হয়েছে। তাহলে পরিষ্কার বেডরোল, টয়লেট, স্বচ্ছ রেল কামরা, রেল স্টেশন মানুষ পাবেন কি করে? রেলওয়ে হ্যাজ ফেইলড টু জেনারেট ইন্টারনাল revenue even. Railway net earnings also have remained marginal in 22-23, 23-24. For the current financial year, budget estimate was revised. Budget estimate was revised downward by 52%. দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো বিশ্বগুরু মহাগুরুরা দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো বিশ্বগুরু মহাগুরুরা দিনে 5-6 বার পোশাক পরিবর্তন করেন আর তাদের রেলমন্ত্রীরা বারবার কথার খেলাপ করেন, ডেডলাইন টাইমলাইন প্রতিশ্রুতি চেঞ্জ করেন। এটা কি ভালো? ছি ছি। মোদ্দা কথা, রেলের রেভিনিউ বাড়াতে হবে। রেভিনিউ বাড়িয়ে রেলকে আত্মনির্ভর করতে গেলে বেসরকারীকরণও সমাধান নয়, প্ল্যাটফর্ম টিকিট থেকে রেলের টিকিটের দাম বাড়ানোও সমাধান নয়। ফ্রেট পলিসির ওপর জোর দিন। Eastern Dedicated Freight Corridor EDFC is one of the largest infrastructure projects from Ludhiana in Punjab to Dankuni in West Bengal that stretches about 1839 kilometers, announced by the then erstwhile Rail Minister Mamta Banerjee ji. পাঞ্জাব থেকে শুরু করে প্রথম দুটি সেগমেন্টের কাজ সম্পূর্ণ হলেও আজ 12 বছর ধরে শেষ ও তৃতীয় সেগমেন্টের কাজ বন্ধ আছে, যা কিনা বিহারের সোননগর থেকে বাংলার ডানকুনি পর্যন্ত। যদিও এক্ষেত্রে জমির কোনো সমস্যা নেই। নীরজ, ধীরজ রাখ ইয়ার, নীরজ। রেলের কাছে জমির কোনো সমস্যা নেই, রেলের কাছে জমি আছে। এটি ফেলে না রেখে সম্পূর্ণ করলে দেশের মানুষের উপকার হতো, রেলের উপকার হতো, রেভিনিউ বাড়তো, কিন্তু করছেন না। বেসরকারীকরণের চক্করে হকার উচ্ছেদ করছেন। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ সেলফ এমপ্লয়েড আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার ওই হকার বন্ধুদের বেরোজগার করছেন। শুধু তাই নয়, সব স্টেশনে যেরকম বড় বড় কর্পোরেট স্টাইলে কায়দার দামি দোকান বসাচ্ছেন, তাতে কি আপনার রেভিনিউ বাড়বে? কোটি কোটি রেল যাত্রীর মধ্যে 80-90 ভাগই তো গরিব মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ। তারা এত দামি জিনিস কিনতে পারে নাকি রোজ রোজ? রেলের ঠিকা কর্মীদের ক্ষেত্রে জেম পোর্টালের বাহানায় 25-30 বছরের চাকরি থেকে বসিয়ে দিচ্ছেন বেআইনিভাবে। তাদের সেন্ট্রাল মিনিমাম ওয়েজ বন্ধ রেখেছেন, পিএফ ইএসআই গ্র্যাচুইটি বোনাস বন্ধ করছেন বেআইনিভাবে। রেলের রেভিনিউ বাড়ানোর জন্য অ্যারোগেন্স ভুলে, ঘামন্ড ভুলে মমতা ব্যানার্জি পলিসিগুলো অ্যাভেল করুন, আপনাদেরই ভালো হবে। রেলের অব্যবহৃত জমি, এয়ার স্পেসকে কমার্শিয়ালি ব্যবহার করা, যাতে অ্যাসেটকে দিয়ে লায়াবিলিটি ওভারকাম করা যায়। সারা দেশে বিশেষ বিশেষ টুরিস্ট স্পটের জন্য, তীর্থক্ষেত্রের জন্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং ও ট্যুরিজম কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ রেল পরিষেবা ও প্যাকেজের পরিকল্পনা করলেও রেভিনিউ বাড়বে। আত্মনির্ভরতার দিকে এগোবে রেল। রেলের রুটে, রেলের ট্র্যাক বরাবর অপটিক ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক বসিয়ে তাকে কমার্শিয়ালি ইউটিলাইজ করা দরকার, এতে রেভিনিউ বাড়বে। আবার আইটিকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যাবে রিমোট এরিয়াতে। রেলের মাধ্যমে পোর্ট কানেক্টিভিটিকে যুক্ত করা যাবে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বাংলায় সমুদ্র বন্দরগুলি যে আছে তাদেরকে রেলের মাধ্যমে যুক্ত করলে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে শিল্প বাণিজ্য রপ্তানিতে দিগন্ত খুলে যাবে, রেভিনিউ আর্নিংও হবে রেলের। আই রিপিট मैडम, আবার বলছি, प्लीज एरोगेंस के साइड में रख के ममता बनर्जी जी का ये सब तरीका को अपनाइए। घमंड हटा के ये सब मेजर्स लेने में रेवेन्यू अर्निंग बढ़ेगा, रेल का फायदा होगा, रेल आत्मनिर्भर होगा। प्लीज সম্মানীয় রেলমন্ত্রী মহাশয়, আপনার অ্যারোগেন্সকে কমান, ভুল হলে স্বীকার করুন। অহংকারী স্টাইলে ডেডলাইনের ঘোষণা করছেন, বাস্তবে করতে পারছেন না। এমন প্রচার আর আইওয়াস আর জুম লাইন না থেকে কাজে করে দেখান, তারপর কথা বলুন। সদ্য প্রয়াত গণকবি ম্যাডাম, এক মিনিট ম্যাডাম প্লিজ। গণকবি প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একটি লাইন বলতে চাই, আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে। আপনার প্রেডিসেসর সিনিয়র সব রেলমন্ত্রীদের ফলো করুন, তাদের থেকে শিখুন, রেলের রেভিনিউ বাড়ান, রেলকে আত্মনির্ভর করুন, রেলকে দেশের প্রকৃত লাইফলাইন হিসেবে গড়ে তুলুন। প্রায় 12-13 বছর ধরে পার্লামেন্টে অনেক আলোচনা বিতর্ক আমার এই 3টে টার্মে আমি শুনছি। এমন অ্যাটিটিউড আজকাল দেখছি ট্রেজারি বেঞ্চের, এটা ঠিক না, একে আমি কন্ডেম করতে চাই। বাংলায় জিততে চান, আসুন, পলিটিক্যালি জিতুন, মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে লড়ে কমপ্লিট করে জিতুন, ফেয়ার ডিল। কিন্তু ভোটার লিস্টে কারচুপি
করে দিল্লি মহারাষ্ট্রের মতো ভোটার বাড়িয়ে পাওনা টাকা হকের করি আটকে রাখবেন, প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকা ন্যায্য ডিউ বাকি রাখবেন, লোকের পরিশ্রমের স্যালারি ওয়েজ দেবেন না, আর সংসদে দাঁড়িয়ে পার্লামেন্টে এসে বাংলাকে ডিফেম করতে অসত্য বলবেন, এটা ঠিক না। নির্মলা সীতারামনজি থেকে অন্নপূর্ণা ম্যাডাম, ধর্মেন্দ্র প্রধানজি থেকে ম্যাডাম প্লিজ, অশ্বিনী বৈষ্ণবজি সবাই সদনকে ভুল ইনফরমেশন দিচ্ছেন বাংলা সম্পর্কে, অসত্য বলছেন, অথেন্টিকেট করছেন না। আমাদের কাছে ডকুমেন্ট আছে, সব প্রতিটা সত্য সঠিক ইনফরমেশনের কাগজ আছে। সবচেয়ে বড় কথা, সব বিভাগে বাংলা ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের থেকে ফার্স্ট প্রাইজ পায় কি করে ম্যাডাম? ফার্স্ট প্রাইজ দিচ্ছে আর মিথ্যে কথা বলছে, অসত্য কথা বলছে। ভুলে যাবেন না ম্যাডাম, হো গিয়া এক সেকেন্ড, ভুলে যাবেন না এই অ্যারোগেন্স আর জুমলাই আপনাদের 303 থেকে 240 করেছে। এমন চললে এরপর 200 নিচে চলে। मैं अगले वक्ता को बुला रही हूँ। इंडिया अपना इलंगो। Honorable Vice Chairman. धन्यवाद धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज उनका टाइम शुरू हो गया है, प्लीज। Honorable Vice Chairman, thank you for the opportunity given to speak on the working of the Minister of Railways. I would like to address my speech on 7 major heads. The railway projects are very important for the economic development of the state of Tamil Nadu. The government of Tamil Nadu is for a very long time urging the union government to give and release funds and to expedite 4 or 5 projects. I request the ministry to sanction and give high priority to these projects. 4th line between Tambaram and Chengalpattu, Tirupattur Krishnagiri Hosur new line, Madurai Toothukudi via Arupukottai about 143 kilometers, Minjur Tiruvallur Sri Perumbadur Varagadam project. This project connects the ports and industrial clusters around Chennai. Semi-high-speed corridor. The corridor can connect Chennai, Salem, Coimbatore with extensions like Salem, Hosur, Bangalore and Coimbatore and Ernakulam. Out of 10 new line projects, only 24 kilometers has been commissioned against 872 kilometers. As for gauge conversion in 3 projects, 604 kilometers has been commissioned out of 748 kilometers. As far as 9 doubling and multi-tracking projects, only 37 kilometers has been commissioned out of 967 kilometers. The reason assigned are land acquisition, forest clearance, and the contribution by the Tamil Nadu government. But as far as the union ministry is concerned, the same replies comes year after year, and whether it is a railway budget allocation or budget allocation or the language policy, the union government always treating the state of Tamil Nadu with a stepmotherly attitude. Because the people of Tamil Nadu have not chosen to vote BJP, the union government shall not adopt this attitude. Our patriotism is no less than anybody else. Our contribution to the tax, union tax, is no less than anybody. But in releasing the funds to the state of Tamil Nadu, whether it is railway projects, education or health, the union government is adopting a draconian path. Madam, we respectfully remind the union government that we are merely requesting our rightful share. Please understand that withholding what is justly for ours cannot intimidate us. Beyond the universal biological structures of DNA and RNA, we possess a third vital code, an ideological structure, and that is CNA. CNA stands for CN Annadurai. CN Annadurai represents our cultural and political heritage that guides our determination and resilience in the face of adversity. Please read what Peraringer Anna spoke in this August House 60 years ago. We are still fighting what he fought for 60 years ago. The reasons remain the same till now. So I request the union government
the Railway Ministry to immediately execute the projects what I have listed. The second major issue of the railways is privatization. After BJP government came to power in 2015, when Niti Aayog proposed 2-decade vision to privatize major segments of India's extensive railway network. Since then, this BJP government has implemented various privatization measures through multiple approaches. Workforce restructuring, contractualization and outsourcing have dramatically reduced the workforce from approximately 3.5 million workers to around 1 million. You have reduced 2 million employment in railway. Corporatization is another issue. Production units are being corporatized, with operations like ticketing, catering are now managed by IRCTC, and another company, and slowly it can be given in a platter to any other private company. Station redevelopment. The government has targeted approximately 400 stations for privatization under the banner of redevelopment to match global standards, though progress has been limited. Private train operations. Select trains like Tejas have been handed over to private operators, with the plans to gradually transition railway tracks to corporate management. The case of integral coach factories is still worse. The integral coach factory in Chennai presents a particularly concerning example of this privatization. Despite being one of India's most successful production unit and the indigenous manufacture of Vande Bharat trains, ICF is now being marginalized in favor of multinational corporations. ICF produced Vande Bharat trains at a cost of only 70 crore per train, while the international market price is estimated at the rate of 200 crores. Yet the government has awarded contracts to MNCs at the rate of 120 crore per train, which is 50 crore more than ICF's production cost. Recent agreements of Indian Railways entered with TRSL, an Italian company, in collaboration with Bell, and TMH, a Russian company, in collaboration with Railway Vikas Nigam Limited, are cause of concern. Madam, beyond the higher level of contract values, these private companies receive extraordinary additional benefits. Free infrastructure, government land, utilities like power, gas, water, and existing facilities are provided to them from ICF facility without any cost. 2, intellectual property transfer. Madam, when we are searching for so many intellectual properties and technical know-how from international companies, these companies, private companies, are given the technical know-how and the knowledge of making these Vande Bharat trains given to these private companies free of cost. ICF infrastructures in Chennai were transferred to TRSL, while MRCF in Latur given to TMH company. The union government justifies this only on the ground of shortage of manpower. I'll give only one example. Management justifies this privatization by saying that manufacturing of 116-car Vande Bharat rack requires approximately 227 Group C employees, number one, 182 direct technicians, 27 supporting staff, 18 technical supervisors. Currently, 22.2% of technical positions and 600 helper positions remain vacant in ICF. When there is lot of employment is there, when lot of unemployed youth is in this country, instead of filling these vacancies, showing that as a reason, you are giving this Vande Bharat trains on a platter with free of cost to the multinational companies. This privatization is not only affecting the Indian Railway, but the people of India at large. So Indian Railways have to concentrate on
making the employments rather than privatizing these railways. The privatization of Indian railways will significantly impact railway fares and accessibility. Railways have traditionally served an affordable transportation for Indians' economically disadvantaged people. Premium train services lead to increased fares, transforming public transport into a service primarily for privileged segments. International examples from China and Japan show that the train transport system requires more subsidization to support broader economic development. Converting public transport into profit-driven industry not only makes travel unaffordable for millions, but also hampers national economic growth and development. Then I'll come to the monetization, the asset monetization. Sir, some time ago, Times of India reported that a core group of asset monetization of the Union government planned to monetize assets of the railways to an extent of 1.7 lakh crore. When the Railway Board chairman represented that he could not achieve more than 30% and requested to reduce 1.7 lakh crore to 1 lakh crore, the group said, no, it is not allowed. You have to monetize 1.7 lakh crore worth of properties. That means the freight sites, freight terminals, railway colonies, railway grounds, everything is going to be monetized. This will hamper the growth of railways. Ultimately, the people of India will be put in a very disadvantageous position. This monetization, we have to learn from British Railways. In 1990s, British Railways was monetized, fragmented into several companies. Now, UK government realized its mistake and has passed a new law saying that every railway project will come under the government's position. So, we have to take a lesson from British Railways model. The train accidents are another cause of concern. My friend was speaking about what has happened earlier when the train accidents used to happen. Great leaders like Lal Bahadur Shastri resigned immediately. We don't expect such a highest standard of morality, moral standards now. We don't expect the minister to resign, but at least a convincing answers to be given to the public. That is absent totally. Madam, in the past 3 or 4 years, we have lost valuable lives of 400 passengers due to train accidents, comparing to 0 deaths between 2018 and 2021. Why this is happening? This is happening because, again, privatization of the employees. You are giving the line maintenance, the infrastructure maintenance, signaling everything to contractors. The contractors again subcontract, giving it to subcontractor. Third tier of subcontractor is coming. The employees under those subcontractors do not own the system. As long as they don't own the system, these kind of accidents will definitely happen. Instead of that, if you employ persons in the railways itself, they will own the system. The accidents will reduce much